तो हम लोग लाइव है। पूजा यादव, आप अपनी वीडियो शेयर कर दीजिए। पूजा, तो हम लोग लाइव है। पूजा यादव, सब लोग वीडियो ऑन रखिए, ठीक है। आप अपनी वीडियो शेयर कर दीजिए। अभिनव, अर्चित, शिवराज, सब लोग ऑन कर लीजिए, हम लोग लाइव है। ऑन है ना मेरी? मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ, जी हाँ, आ रही है। मैं सबसे कह रहा हूँ वीडियोस ऑन कर लीजिए, आप नहीं ऑन कर सकते, पूजा बंद की हो। शिब्रा, ये शिक्षा बताओ। Am I audible? यस यस, माइक बंद रखिए, वीडियो ऑन रखिए, ठीक है। Yeah, that is. उत्कर्ष आप भी, पूजा आप भी, प्रणव आप भी। माइक बंद रखिए, वीडियो ऑन रखिए। माइक जब ऑन करिएगा जब मैं बोलूंगा, ठीक है। अर्थ के यूट्यूब पे लाइव करो। यूट्यूब पे लाइव शुरू नहीं हुआ, हो चुका है। शुरू करें। लिंक से लाइव नहीं हो रहा है कार्तिक। प्रणव आपको दिख रहा है लाइव? आप यूट्यूब खोलिए। हाँ, मैं दिख रहा है, लाइव है। ओके, तो हम शुरू करते हैं आज की ये डिबेट। तो सबसे पहले हम आपको मिला देते हैं हमारे पार्टिसिपेंट पे। सबसे पहले हैं हमारे साथ प्रणव उपाध्याय, और इनकी टीम में है अभिनव शुक्ला और अर्चित मिश्रा, ये तीनों ग्रुप ए में है। और पूजा यादव, शिवराज सिद्दीकी और उत्कर्ष वर्मा ग्रुप बी में। तो दोस्तों, जहां सब जगह कंगना रनावत और रिया चक्रवर्ती की बातें चल रही, उसी दौरान हम व्यू टर्मिनल आपके लिए लेके आया है जीडीपी पर एक डिबेट। लोग ये जानना चाहते हैं कि ईयर टू ईयर हमारी जीडीपी क्यों गिरती चली जा रही है। क्या इसके पीछे का रीजन सरकार है, या कोरोना महामारी के दौर में चल रहे इन सब कारणों की वजह से हमारी जीडीपी ईयर टू ईयर गिरती चली आ रही है। इसी टॉपिक पे आज दो ग्रुप डिवाइड हुए हैं। ग्रुप ए का रीजन है कि कोरोना महामारी की वजह से हमारी जीडीपी ईयर टू ईयर गिरी, और कोरोना महामारी में इतनी ज्यादा माइनस में चली गई। और ग्रुप बी का डिसीजन ये है कि वो कहना चाह रहे हैं कि हमारी सरकार भी इसके लिए पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबल है। वो कोरोना को सिर्फ एक वजह बताते हैं,
ना कि संपूर्ण रीजन। तो हम शुरू करना चाहेंगे ग्रुप बी से कि वो अपना व्यू रखें जीडीपी पर और हमारी इस डिबेट की शुरुआत करें। ग्रुप बी से कौन आ रहा है? सो आई बी स्टार्टिंग फ्रॉम ग्रुप बी। ग्रुप बी से मैं शुरुआत करूंगी ओपनिंग कमेंट रखने के लिए। तो शुरुआत हम जीडीपी से करते हैं। जीडीपी उन महत्वपूर्ण पैमानों में से है जिनके आधार पर हम अपनी नेशनल इनकम और इकोनॉमिक ग्रोथ नापते हैं। ये सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, दुनिया के बड़े देशों में ये एक पैमाना है। एक आम नागरिक के नज़र में जीडीपी की इतनी सी परिभाषा है कि साल भर में किसी भी मुल्क में हुए उत्पादन और सर्विस की कीमत के आंकड़े को जीडीपी कहते हैं। 75-76 साल आज़ादी के हो गए और हमारे आंखों में यही सपना रहा कि हम कभी अपनी जीडीपी को दहाई के अंक में देखें, और आखिर जो 70 साल में नहीं हुआ वो 6 साल में हो गया। हमारी जीडीपी आज दहाई के आंकड़े में है। थोड़े से अफसोस की बात है कि नेगेटिव में है। ये पहली बार नहीं है जब जीडीपी नेगेटिव में है। सबसे पहले जब हम दूसरा लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे 1957 में, तो जीडीपी नेगेटिव में थी और वो आंकड़ा था -1.2% का। 1965 में जब हम वॉर में थे तो -2.6% जीडीपी थी। इंदिरा गांधी के समय -0.6% की जीडीपी थी और 1980 में सबसे खराब इतिहास की जीडीपी रही है -5.2% की। ये आंकड़े इतिहास के हुए। अब हम वर्तमान में आते हैं। 2018 में इस मुल्क की जीडीपी थी 8 दशमलव के ऊपर, जो 2019 के जनवरी फरवरी मार्च में 5.7% हो गई और 2020 के जनवरी फरवरी मार्च में 3.3% हो गई। और मार्च के बाद अप्रैल मई जून जिस तिमाही का आंकड़ा हमारे सामने है वो -23.9% यानी कि -24% का आंकड़ा है। ध्यान देने वाली बात यह है हमारे यहाँ कि ये सिर्फ संगठित क्षेत्र का आंकड़ा है। 50% से अधिक हमारी जीडीपी में हिस्सेदारी असंगठित क्षेत्र की है, और अगर असंगठित क्षेत्र का आंकड़ा हमारे सामने होता तो शायद वो -50 के ऊपर हो सकते। हमेशा की तरह हमारे मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर न्यूज चैनल में इतने बड़े आंकड़े को कोई जगह नहीं मिली, लेकिन दुनिया के बड़े अखबारों ने हमारी बड़ी गिरावट को बड़ी हेडलाइन दी है। जापान का एक इकोनॉमिक न्यूज़पेपर है एशियन रिव्यू, जिसने अपना एडिटोरियल इंग्लिश में लिखा है, मैंने हिंदी में उसको अनुवादित किया है, जिसका शीर्षक है कि अर्थव्यवस्था की बात करने वाले नरेंद्र मोदी ने किस तरह भारत की अर्थव्यवस्था को जर्जर बना दिया। अपने पॉइंट को सिद्ध करने के लिए उन्होंने काफी आंकड़े भी दिए हैं। दूसरा मैं बात करूंगी न्यूयॉर्क टाइम्स, जो दुनिया का बड़ा अखबार है, उसने अपने यहाँ रिपोर्ट छापी है कि भारत को अपनी जीडीपी कॉन्ट्रैक्शन, जीडीपी में सिकुड़न जो हुई है, उसको दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था की जीडीपी के साथ नहीं तुलना करनी चाहिए, क्योंकि भारत की एक बड़ी आबादी असंगठित क्षेत्र में काम करती है। हमारी वो बड़ी आबादी 50% से ज्यादा की है। वही असंगठित क्षेत्र जिससे संबंध रखने वाले 40 करोड़ की मजदूर आबादी कुछ वक्त पहले सड़कों पर थी। वही असंगठित क्षेत्र जिससे संबंध रखने वाले सब्जी वालों से गलियों में हम धर्म पूछ रहे थे। अब ये सिर्फ सरकार की छवि के लिए बेहतर नहीं है, ये अब हिंदुस्तान की छवि के लिए बेहतर हो गया है कि असंगठित क्षेत्र का आंकड़ा सामने ना आए, क्योंकि जब -50 से अधिक का आंकड़ा हो जाएगा ना, तो शायद वे अंक करते भी शर्म और झिझक आएगी। हाल ही में केवी कमार, जिनकी अध्यक्षता में बीआई ने 60 मोस्ट हिट सेक्टर को दोबारा पटरी पर लाने के लिए एक कमेटी बनाई है, उन्होंने सीएनबीसी को दिए इंटरव्यू में कहा कि मुझे बिल्कुल भी इस बात से आश्चर्य नहीं हुआ कि हिंदुस्तान की जीडीपी -24 में है, क्योंकि हिंदुस्तान का उद्योग सेक्टर पहले ही बहुत बुरी तरीके से हिट हो चुका था। ये सारे आंकड़े कथन बताते हैं कि हिंदुस्तान की जीडीपी उसी वक्त से डामाडोल चल रही थी जब वित्त मंत्री से संसद में सवाल पूछा गया प्याज की महंगाई पर, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं तो प्याज खाती ही नहीं। बेशक बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है लॉकडाउन का हमारी जीडीपी पर, लेकिन ये पत्थर पे मारी गई उस आखिरी चोट की तरह है जिसने पत्थर तोड़ दिया। इसका आसान ये मतलब नहीं है कि पत्थर पे मारी गई जो पहले की चोटें थी वो व्यर्थ गई हैं। लॉकडाउन 500 केसेस में हम लॉकडाउन में थे। क्या ये लॉकडाउन बिना तैयारी का लॉकडाउन था? और बिना तैयारी का लॉकडाउन क्यों लगाया गया? और अगर तैयारी थी तो क्या सिर्फ 9 से 10 दिन के अंदर तैयारी हो गई? क्योंकि 13 मार्च को ट्वीट आता है हमारे प्रधान
की तरफ से कि हमारे मुल्क में कोई हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, तो 22 मार्च को लॉकडाउन क्यों लगा दिया गया? और अगर इंतजाम के साथ लॉकडाउन था तो ये आंकड़े क्यों हैं? और ये आंकड़े आने थे, मालूम था, तो क्या उसके लिए कोई नीति नहीं बनाई गई? अगर इन आंकड़ों के बारे में हमें पहले से ज्ञान था तो 17 मार्च तक इस मुल्क के वित्त राज्य मंत्री क्यों कह रहे थे कि कोरोना का हिंदुस्तान की जीडीपी पर कोई असर नहीं पड़ेगा? 4 मई को मुख्य आर्थिक सलाहकार ने क्यों कहा कि जीडीपी पर कोविड का असर पॉजिटिव रहेगा और हम 1-2% प्लस में रहेंगे, मुनाफे में रहेंगे? हाल ही में सीएनएन के पत्रकार ने, मैं 2 सेकंड और चाहूंगी, हाल ही में जब सीएनएन की पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि क्या आप अर्थव्यवस्था में आने वाले समय में कोई सुधार देखते हैं, तो उनका जवाब था पता नहीं। क्या लोकतंत्र में सरकारें पता नहीं सुनने के लिए चुनी जाती हैं? शायद ये पता नहीं ही है जिसने हमें लोकतंत्र से कथित लोकतंत्र बना दिया। बहुत अच्छे शिवरा। प्रणव, आप कुछ कहना चाह रहे थे बीच में? जी, हम स्टार्ट करेंगे। पहले तो आपसे, आपने बोला कि जहां मीडिया कंगना और सुशांत के केस को दिखा रही है, वहां हम जीडीपी एकदम अर्थव्यवस्था पे लेके हम लोग कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हम डिबेट करके टीवी या किसी भी प्लेटफॉर्म पे डिबेट करके हम जीडीपी को नहीं सुधार सकते हैं। उसके लिए गवर्नमेंट अपना काम करेगी, उसको क्या करना है। तो हर मुद्दा अपने आप में खास है, चाहे वो एसएसआर का हो या कंगना का हो या फिर जीडीपी का हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जीडीपी का एकदम से दिखाई, रवीश कुमार दिखा रहे हैं, 6 साल से वो दिखा रहे हैं, और 6 साल से उन्होंने दिखा के क्या कर लिया वो देश के सामने है। दूसरी बात, जीडीपी हमेशा अंतिम मूल्य पे काउंट होता है, यानी लास्ट प्राइस। और हम लोग लगभग आज 6 महीने से पूरी तरीके से लॉकडाउन से नहीं निकल पाए हैं। जैसा कि शिवरा ने बोला कि उन्होंने कई पॉइंट रखा कि इस समय इतनी जीडीपी थी, इस समय इतनी जीडीपी थी। तो 91 में तो हाल ये था कि भारत के सोने को भी गिरवी रखना पड़ा था, अर्थव्यवस्था ऐसी धीमी हो गई थी। उस हिसाब से अभी भी हम 6 महीने में उस हिसाब से तो काफी हम बेहतर हैं। पहले क्या था और अब क्या चल रहा है हम वो नहीं देख सकते हैं। हम सवाल पूछने नहीं जाएंगे किसी से कि पहले क्या था, हम अब फिर हम ये थोड़ी पूछेंगे कि क्यों सोने को गिरवी रखा गया था अर्थव्यवस्था के लिए। दूसरी बात कि लॉकडाउन हर देश में रहा, लेकिन भारत की तरह लॉकडाउन मुझे नहीं लगता किसी देश में रहा, क्योंकि भारत की तरह कहीं भी लॉकडाउन नहीं लगा। भारत जहां पूरा भारत कैद में था घरों में, वहां कहीं भी ब्रिटेन हो या अमेरिका जैसे बड़े देशों ने लॉकडाउन से ज्यादा अपने अर्थव्यवस्था को संभालना अच्छा समझा, फिर भी आज वो माइनस में है। और पब्लिक डोमेन में ये बात बहुत पहले से थी कि जीडीपी सिर्फ इंडिया का नहीं, हर जगह का जीडीपी का यही हाल होने वाला है, जो कि आज हुआ। उस पर अपना गवर्नमेंट काम करेगी। जी शिवरा, कुछ बोलना चाह रही थी? 1991 की बात का मैं जवाब दूंगी पहले कि 1991 में हिंदुस्तान इकोनॉमिक रिफॉर्म से गुजर रहा था। 1980 में हिंदुस्तान की जीडीपी सबसे खराब -5.2% की थी। दूसरी बात, तब हमें बात की गई कि हम लॉकडाउन में थे। तो जब हम लॉकडाउन में, मुश्किल से हम 2 महीने लॉकडाउन में थे, उसके बाद हमारे यहाँ अनलॉक के प्रोसेस शुरू हो गए थे। अनलॉक 1, 2, 3, 4 हमारे लॉकडाउन की बात रही तो ब्रिटेन में, जो हमारे सबसे करीब है, उसने 6 महीने के एक बार में लॉकडाउन लगा दिया और उसके लिए कोई वाद विवाद, कोई पक्ष विपक्ष की बहस नहीं सुनी गई। ये पॉइंट मैटर करने चाहिए। और चौथी बात, जब 1991 की हम बात करते हैं तो हमें इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि 1991 में सिचुएशन क्या थी और जब हालिया सत्ता को जीडीपी सौंपी गई तब जीडीपी के आंकड़े क्या थे। ये बात नहीं है, जवाबदेही सरकार की तय होनी चाहिए। क्या 1991 में सरकार से सवाल नहीं किए गए होंगे? जवाबदेही की बात है। यहाँ पर सरकार से सवाल करना हमारा हक है, क्योंकि ये सवाल ही हमें लोकतंत्र का नागरिक बनाता है। जी प्रणव, आप काउंटर कर रहे थे? सबसे पहली बात, उन्होंने 1991 की बात बोली, तो क्या पहले हम
क्वार्टर वाइज जीडीपी का जो हम ये डाटा लेके आए हैं, तो पहले उनको ये जानना चाहिए कि ये जीडीपी का डाटा स्टार्ट कब से हुआ है। इंडिया में ये जो नोटी पार्टी के नाम से मशहूर हुई है, क्या इसने जीडीपी का जो ये क्वार्टर वाइज डिटेल देना था देश को, क्या वो स्टार्ट हो गया था 1991 में? शिप्रा, मैं चाहूंगा कि ग्रुप बी से अब कोई और बोले। पूजा, उत्कर्ष। पूजा, उत्कर्ष। शिप्रा, आप रख दीजिए तब तक अपना पॉइंट। जी बोलिए। क्या हमारे डिबेट का विषय ये है कि हमारी किसी खास पर्टिकुलर पार्टी ने क्वार्टर में जीडीपी देना कब स्टार्ट किया? जीडीपी मापी तो लोकतंत्र से पहले की है, जीडीपी मापी तो हमारे आजादी से पहले की भी गई है। तो क्या ये विषय है हमारे डिबेट का कि क्वार्टर में जीडीपी मापी गई है या जीडीपी कहाँ तक आ गई है, ये विषय है हमारे डिबेट का। बिल्कुल सही बात है। प्रणव उपाध्याय, आप क्या कहना चाहेंगे कि आप डिबेट के पॉइंट को भटकाना चाह रहे हैं या कुछ ऐसा? शिप्रा का कहना है। बिल्कुल नहीं, मैं पुरानी बातों को, जो कि जबकि पुरानी बातें उठ गई हैं, तो हमको वो बताना जरूरी था कि हम पहले पर ईयर का वो रखते थे, और अब क्वार्टर वाइज शायद आजादी के 50 साल बाद आया था। तो मैं चाहूंगा अर्चित मिश्रा। जी ऋषभ, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो बात दरअसल ऐसी है कि शिप्रा ने पहले इतिहास की बात की कि कई समय पे कैसे कैसे जीडीपी थी हमारी। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि आज तक कभी भी ग्लोबल पैंडेमिक आया नहीं था। इंडिया ने कभी भी ग्लोबल पैंडेमिक सफर नहीं किया था। बिल्कुल सही। पहली चीज ये। दूसरी चीज कि आप जीडीपी की बात कर रही हैं, आपने जीडीपी को पहली बार ढंग से एक्सप्लेन नहीं किया किसी को। जीडीपी का ढंग का एक्सप्लेनेशन होगा कि जीडीपी हमारी 4 पॉइंट से मापी जाती है। 4 पॉइंट से। एक होता है प्राइवेट कंज्यूमर, प्राइवेट इन्वेस्टर, गवर्नमेंट सेक्टर और फिर नेट एक्सपोर्ट। ये 4 हमारे जीडीपी नापने के पॉइंट्स होते हैं, 4, जिसमें से प्राइवेट कंज्यूमर और प्राइवेट इन्वेस्टर 88% हमारी जीडीपी को कंसिस्ट करते हैं। 88% तो ऑलरेडी खरीदने और बेचने पे हो गया, लॉकडाउन की वजह से जो कि बंद था। 11% सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर पे डिपेंडेंट रहता है, सिर्फ और सिर्फ 11%। ठीक है। फिर तीसरा पॉइंट, आपने जीडीपी को बताया कि आप ईयर टू ईयर जीडीपी -23.9 गई। बिल्कुल सही बात है, ईयर टू ईयर -23.9 गई है। पर पैंडेमिक की वजह से अगर हम नापे तो पिछले साल तो पैंडेमिक था नहीं, पैंडेमिक इस साल था। और आपने क्वार्टर टू क्वार्टर के बारे में बोला ही नहीं। अगर हम क्वार्टर टू क्वार्टर जीडीपी देखें तो अभी भी इंडिया की जीडीपी +0.07 है। बाकी देशों की, सभी देशों की एक्सेप्ट चाइना एंड रशिया नेगेटिव में है। और चाइना की जीडीपी हम इसलिए कंसिडर नहीं कर सकते कंपटीशन के लिए क्योंकि चाइना इज अ कम्युनिस्ट कंट्री। तो वहां वो क्या झूठ बोलते हैं उससे आप मतलब नहीं, वहां पे डेमोक्रेसी तो है नहीं कि आप खुल के बोलेंगे। तो आपने ये माप तो दिया ही नहीं कि हमारी जो जीडीपी है वो इस पैंडेमिक के टाइम में भी +0.07 में चल रही है। और इतने के बाद 6 महीने तक 80 करोड़ लोगों को फ्री की गैस, फ्री का राशन, ये सब दिया गया। 2.25 लाख करोड़, 50,000 करोड़, इस तरीके की कई सारी योजनाएं निकाली गई लोगों के लिए ताकि उनको पैसा मिले, उनको रोजगार मिले। तो ऑब्वियसली वो सारा खर्चा हमारी जीडीपी से हो रहा है, तो जीडीपी का बैठना तय था। और जहां तक बात है कि जीडीपी को उठाने की बात हम कर रहे हैं, तो इंडिया की जीडीपी इज अ वी शेप्ड जीडीपी। इंडिया की जीडीपी एक वी शेप्ड जीडीपी है और हम ऑब्वियसली कोई भी इररेपरेबल डैमेज नहीं हुआ है इंडिया की जीडीपी में। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का यही कहना है कि कोई भी इररेपरेबल डैमेज नहीं हुआ है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद डिमांड ऑब्वियसली रहेगी, कंज्यूमर रहेगा। हमें बस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग ढंग से करनी है, उनका जो हमें बांटना है प्रोडक्ट्स को वो ढंग से करनी है। हमारी अपने आप जीडीपी सही रहेगी। जैसे कि एग्रीकल्चर की हम बात कर रहे हैं, इस बीच एग्रीकल्चर में राबी क्रॉप्स का जो प्रोडक्शन हुआ है काफी सही हुआ है। एग्रीकल्चर सेक्टर स्टिल इन पॉजिटिव स्टेट। और इसके बाद जो अक्टूबर वगैरह में जो फसल निकलेगी वो और बेहतर निकलेगी क्योंकि जो अभी के माइग्रेंट वर्कर्स अपने गांव गए हैं उन्होंने एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर विल बी अ बिग पॉइंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ जीडीपी। ये सारे पॉइंट्स आपको रखने होंगे। शिप्रा, आपके ग्रुप से किसी और को बोलना होगा। पूजा। ओके, हेलो चड्डा, आवाज आ रही है? जी आ रही है। ऋषभ? जी। ओके, तो
मिस्टर अर्चित मिश्रा ने पॉइंट रखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ हुई है। एब्सोल्युटली निश्चित तौर पे एग्रीकल्चर में जो है ग्रोथ हुई है 20%। और कृषि हमारी जो है अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन जब यही किसान हरियाणा के किसान जब जो है विरोध करते हैं, जब ऑफ कोर्स 20% ग्रोथ है। आप मुझे अपनी बात रखने दीजिए, फिर आप इंटरप्ट करिए। प्रणव रुक जाइए, पूजा को बोलने दीजिए। प्रणव जी ने कहा निश्चित तौर पर कृषि के क्षेत्र में जो है 20% वृद्धि हुई है और देश ये मान रहा है कि कृषि ही हमारी जो है रीढ़ है, अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। लेकिन जब वही हरियाणा के किसान जो है विरोध प्रदर्शन करते हैं, अपनी समस्या बताते हैं, तो उन्हें लाठी दिखा दी जाती है, बता दिया जाता है कि आप वहीं रहिए, आपकी समस्याओं से हमें कोई लेना देना नहीं है। और ये एग्रीकल्चर की बात करते हैं, इंडस्ट्री और मैन्युफैक्चरिंग का क्या है, वहां पे कितना ग्रोथ हुआ है? 40% कॉन्ट्रैक्शन एंड 50% कॉन्ट्रैक्शन हुए। उस पर कौन जवाब दे? उस पर जवाब दीजिए। जी प्रणव बोलिए। हेलो जी मैं बोलना चाहूंगा ऋषभ। पहले प्रणव जी को बोलने दीजिए। जी प्रणव बोलिए। हमको ये जानना है कि भारत की इकोनॉमी कितना परसेंट हमारे एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। उन्होंने 20% की कुछ बात की थी, तो हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कितना परसेंट डिपेंड है इंडिया की इकोनॉमी पूजा हमारे एग्रीकल्चर? ऑलमोस्ट 80%, क्योंकि कृषि ही हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। शायद आपको गूगल करने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको शायद 65% मिलेगा। और दूसरी बात, सरकार कोई भी हो, आवाज उठती है और पुलिस अपना काम करती है। जो पुलिस हो सकता है कि आवाज उठी है, जी आपकी आवाज नहीं आ रही है हमको। हरियाणा में जो हो रहा है वो सबको दिख रहा है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री 15 अगस्त को लाल किले से क्या बोले किसानों के लिए, वो किसी को नहीं दिखता है। क्योंकि पहली सरकार में क्या मिलेगा आपको, गवर्नमेंट डिसाइड करती थी कि किसान अपना कितने में क्या बेचेगा। अब प्रधानमंत्री ने लाल किले से अनाउंस किया था 15 अगस्त को कि ये चीज भी हमने किसानों को दे रखी है, वो डिसाइड करेंगे कि उनको कितने में क्या रखना है। बिल्कुल सही बात है। शिप्रा, तो पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कि बिना हैंड रेस किए प्रणव उपाध्याय ने, आपके एक पार्टिसिपेंट ने बोलना शुरू कर दिया था। दूसरी बात, हम डिबेट में बैठे हैं और किसी भी पार्टिसिपेंट को ये हक नहीं है किसी से सवाल करने का। बताइए कि कितना परसेंट किसकी हिस्सेदारी है। ये सवाल करने का हक नहीं होता है, ये जवाब देने के लिए डिबेट होती है। प्रणव आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी प्रणव। क्योंकि वो उन्होंने बोला था 20% कुछ बोला था, तो कोई कुछ भी बोल के तो नहीं निकल सकता ना डिबेट में कि हम 10% क्या, तो हमारा एग्रीकल्चर 10% पे डिपेंड है। तो मैंने बस उनको याद दिलाया कि आप गूगल करिए, गूगल पे देखिए गूगल क्या कहता है। ये तो बेसिक चीजें है कि आप जानिए कि हमारा इकोनॉमी का हिस्सा जो एग्रीकल्चर कितना डिपेंड करता है। तो 10% अगर कोई बोलते तो हम कैसे कुछ सुन सकते हैं? तो आप उसके लिए पूछ नहीं सकते, आप उसके लिए एंकर से बोलिए, वो पूछेंगे। जी तो मैंने बोला ना कि उन्होंने 20% बोला, उन्होंने 20% बोला। मैंने चड्ढा के थ्रू ही उनसे पूछा, ना कि मैंने ये बोल दिया कि ये चीज कैसे होता है। बिल्कुल सही है प्रणव। तो सवाल जवाब पूछने का ही होता है ना। चलिए डिबेट में हम अपनी बात रखिए, इसलिए तो होती है ना डिबेट। जी उत्कर्ष, आप अपनी बात नहीं रख सकते हैं। आप चुपचाप सुनिए कि भारत के गवर्नमेंट के बारे में क्या बोल रहा है, आप सवाल नहीं कर सकते हैं। ओके प्रणव, अब आप यहाँ पे क्या कहते हैं, गलत परसेंटेज बता के जाएंगे तो यहाँ हमारा सवाल बनता है ना कि आप गलत बता रहे हैं। सही चीज सुनिए। मैंने तो सिर्फ बताया कि आपको पूछना चाहता है, शायद आप 20%, आप 80% कभी बोलिए, आप 20% कभी बोलिए, बीच में इंटरवीन करेंगे। प्रणव बिल्कुल आप अपनी जगह बिल्कुल सही है, आप अपनी जगह बिल्कुल सही है। शिप्रा, आप क्या कहना चाह रही हैं? मैं ये कहूंगी कि डिबेट का फॉर्मेट होता है, अगर किसी ने गलत आंकड़े बताए तो आप सही आंकड़े बताएं कि नहीं पूजा आप गलत हैं, आंकड़े ये हैं। अब मैं शुरू वहां से करूंगी जब बात हो रही थी, जब कहा गया कि नहीं कभी पैंडेमिक नहीं आया। हम 1965 मैं अपना काउंटर देना चाहूंगी।
मैं बहस में एक नहीं करना मिनट, चाहती हूँ, अपना काउंटर देंगे। उन्होंने सीधे ही जाके उससे पूछा कि आप पूजा जी से पूछिए कि उन्होंने जो आंकड़े बताए क्या वो सही है, फिर उन्होंने उस आंकड़ों को सही करते हुए बताया। ठीक है, अब आप अपने काउंटर रख सकती हैं। ओके, तो कहा गया कि पहले कहा गया कि पहले हम साल भर की जीडीपी नापते थे। साल भर की जीडीपी में भी इस साल न्यूयॉर्क की रेटिंग एजेंसी फिंच ने आंकड़ा दिया है कि 10.5% से ज्यादा की गिरावट रहेगी। इंडिया रेटिंग ने कहा है कि 12% से ज्यादा की गिरावट रहेगी। ये साल भर की जीडीपी है जिसकी वकालत कर रहे थे हम आपके एक पार्टिसिपेंट। अब रही बात, तो दूसरे पार्टिसिपेंट ने कहा कि कभी पैंडेमिक नहीं आया था, हम जंग लड़ चुके हैं 1965 में, 1962 में, तब आप नाम मेंशन कर सकती हैं की थी। शिप्रा, आप नाम मेंशन कर सकती हैं। ओके, अर्चित मिश्रा ने कहा कि इससे पहले कभी पैंडेमिक नहीं आया था, हम जंग लड़ चुके हैं 1965 में, -2.6% की जीडीपी थी। अब बात आती है कि हमारे पास आरबीआई के पास एक फंड रखा होता है एज अ सेविंग कि कभी किसी मुल्क को डिजास्टर इमरजेंसी पड़ती है तो एक प्रोविजन है कि उस सेव मनी में से इस्तेमाल हो रहा है। तो जो फंड दिए गए वो कहाँ गया और जो सेव मनी था वो कहाँ गया? जीडीपी का इस्तेमाल, जीडीपी जनता का पैसा होता है, उसका इस्तेमाल क्यों किया गया? ये जवाबदेही किसी पार्टिसिपेंट की नहीं है, ये जवाबदेही सरकार की है और हमारा हक सवाल है। अर्चित मिश्रा, आप क्या बोलना चाहेंगे इस पे? हाँ, पहले तो मैं पूजा जी का जवाब देना चाहूंगा। तो पूजा जी ने बोला कि हरियाणा में जो किसान भाई है उन्होंने किस बात पे हंगामा किया। तो क्या पूजा, मतलब मैं ये सवाल ऋषभ के थ्रू पूजा से पूछना चाहूंगा कि क्या उनको पता है कि जो रिफॉर्म्स आए हैं नए वो हैं क्या? जो नए रिफॉर्म्स आए, पहले जो हमारे पास रिफॉर्म था वो था एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तहत गवर्नमेंट किसानों के लिए हर अनाज का एक मिनिमम प्राइस तय करती थी जिसके थ्रू वो अपना अनाज बेचते थे। नई पॉलिसीज के हिसाब से, यानी कि फार्मर प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन ऑर्डिनेंस 2020 और द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन अग्रीमेंट ऑन प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस 2020, इन दोनों के तहत मिडिल यानी गवर्नमेंट का पूरी तरीके से बीच में से हट ही गया है। ठीक है, अब फार्मर्स खुद ही जाके होलसेलर से या फैसिलिटेटर से मिल सकते हैं, सीधा मिल सकते हैं। वो सीधा अपना क्रॉप, जो उनके रिस्पेक्टिव बायर्स हैं उनसे सीधा मिलके अपनी अनाज का दाम खुद से तय कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, इसके थ्रू जो मार्केट अनप्रेडिक्टेबिलिटी की जो मार है वो फार्मर्स को नहीं पड़ेगी, वो उनके स्पॉन्सर्स को पड़ेगी। और इन पॉलिसीज के तहत फार्मर्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी मिलेगी और उनकी इनकम भी बढ़ेगी। ये फार्मर्स के लिए ही आया है, ये रिजीम्स जो है नई फार्मर्स के लिए आई हैं, इससे उनको सिर्फ फायदा ही होने वाला है, पहली चीज। दूसरी चीज, शिब्रा, आपने कहा कि वॉर का टाइम और ग्लोबल पैंडेमिक का टाइम पूरी तरीके से अलग है। वॉर के टाइम पे सिर्फ वही क्षेत्र इफेक्ट होते हैं जो कि उस वॉर के रेंज में आ रहे होते हैं। पूरा देश पूरा का पूरा नहीं बंद कर दिया जाता कि अगर वॉर कश्मीर में चल रही तो कन्याकुमारी भी बंद है, ये सिचुएशन सही बात है। ठीक है, वॉर में क्या हम लोग 6 महीने के लिए 8-9 महीने लड़े थे क्या? और वॉर हमारी 8-9 महीने तक नहीं चलती है। ठीक है, इतना लंबा वॉर का टेन्योर ही नहीं होता। थोड़ी देर में वॉर भी खत्म होती है और वॉर में पूरा देश भी बंद नहीं होता। जब हमारा कंजम्पशन ही बंद है, जब हमारा प्रोडक्शन ही बंद है, तो हम कहां से कोई वो लेंगे, कहां से हम जीडीपी बढ़ाएंगे? और आपने एक और चीज कही थी कि 1991 में रिफॉर्म्स चल रहे थे, तो मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि 2018 में भी डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी जैसे बहुत इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स हमारे देश में हुए। उनकी वजह से भी हमारी अर्थव्यवस्था पे असर पड़ा। बहुत जरूरी रिफॉर्म्स थे वो भी हमारी कंट्री के लिए, बिकॉज अगर डिमोनेटाइजेशन नहीं होता तो अभी भी ब्लैक मनी उसी तरीके से काउंट कर रहा होता, और जीएसटी की वजह से बहुत सारे लोग इधर उधर का टैक्स उठा रहे थे। ओके अर्चित, बिल्कुल आप सही है। अपनी ऑडियंस को एक मिनट मैं अपनी ऑडियंस को याद दिला दूं कि आपका क्वेश्चन आंसर सेशन शुरू हो गया है। आप अपने क्वेश्चंस कमेंट में डाल सकते हैं, आपको जिस भी पार्टिसिपेंट से बोलना हो, ग्रुप ए और ग्रुप बी के। जी पूजा यादव। मैं इतना कहना चाहूंगी, बड़ा ही मजाकिया है, ये हास्यास्पद है कि अभी भी ना से टूटे दिल को वफा पर, और चिंताजनक ये है कि अभी तक इनके जो है भर नहीं टूटे। ये किसानों की बात करते हैं आज, ये मुझे आंकड़े बताते कि आज तक कितने किसानों ने आत्महत्या की है। आंकड़े बताते कि 2019 में
42,000 मतलब 40,000 से ज्यादा किसानों ने जो है आत्महत्या की। उसका कारण क्या है? अगर किसानों की स्थिति इतनी ही अच्छी है तो वो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? एकाएक इतनी स्थिति कैसे बदल गई? जी उत्कर्ष वर्मा। देखिए ऋषभ, मैं कहना चाहूंगा कि यहाँ पर सिर्फ मुद्दे की बात हो, यहाँ पर जिस टॉपिक में बात हो रही है वहीं पर हो, दूसरे जो पार्टिसिपेंट हैं उस बात को भटकाएं ना, तो ये बेहतर होगा। और हम ये बात शुरू करेंगे काफी पहले से। प्रणव जी ने कहा था कि ब्रिटेन में वो क्या कहते हैं लॉकडाउन नहीं लगाया गया था, अमेरिका में लॉकडाउन नहीं लगाया गया था और इंडिया में लगाया गया था और वहां की जीडीपी फॉल हुई है। तो इसका मतलब है कि लॉकडाउन वहां नहीं लगा था और जीडीपी फॉल हुई यहाँ लगा था, तो इसका मतलब लॉकडाउन लगाने का कोई मतलब ही नहीं हुआ। लॉकडाउन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ये साफ तौर से ये जाहिर होता है कि पहले मुझे पूरी बात करने दीजिए। साफ तौर से ये बात होती है कि लॉकडाउन का फिर कोई असर ही नहीं पड़ा इंडिया पर। जी हम बोले। जी प्रणव इन्होंने बोला ब्रिटेन लॉकडाउन की बात की। ब्रिटेन में कहाँ लॉकडाउन लगा? क्या ब्रिटेन में इंडिया की तरह लॉकडाउन लगा था? आपको मौका मिलेगा। जी कंटिन्यू। इंडिया बंद नहीं था, पूरा भारत बंद था। आप देखिएगा क्या ब्रिटेन पूरी तरीके से बंद था। वही चीज उत्कर्ष आप बीच में बात खत्म करने के लिए फिर आपको चांस मिलेगा। दूसरी बात, क्या ब्रिटेन की जितनी पॉपुलेशन है क्या इंडिया की उतनी पॉपुलेशन है? जी उत्कर्ष, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, मैं ये बोल रहा था कि कह रहे हैं कि ब्रिटेन में कहाँ क्या, इन्होंने स्टार्टिंग में बस सीधी उसकी बात कर रहा हूँ। और जब ये कह रहे हैं कि पॉपुलेशन की बात, तो फिर मैं ये भी बता दूं कि जितना ब्रिटेन में माइनस में गया है जीडीपी, उतना इंडिया में नहीं गया है। हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से बहुत ज्यादा जीडीपी गया है और उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से जो जीडीपी गया है वो सबके सामने है। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊंगा, हेलो दूसरी चीज मैं बताऊंगा जो अर्चित मिश्रा जी ने कहा था, जब अनलॉक शुरू होगा तो नई सारी कंपनीज इन्वेस्ट करेंगे और उत्कर्ष हेलो। ऑडिबल? उत्कर्ष आपकी आवाज नहीं आ रही। जी अब आ रही, बोलिए। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उनका कहने का मतलब है कि यहाँ पर जब अनलॉक शुरू होगा पूरी तरह से तो नई सारी कंपनीज खुलेंगी, लोगों के बीच मांग बढ़ेगी, लोग चीजों को मांगने के लिए तैयार होंगे, तो कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी और बनाना शुरू करेंगे, मैन्युफैक्चर शुरू होगा। तो मैं आपको बता दूं, जब लोग खरीदने के ही हालात में नहीं बचे हुए हैं, कितने सारे मतलब यहाँ पर जो मेजॉरिटी है, इंडिया की जो मेजॉरिटी है वो इस वक्त सड़क पर आ चुकी है। जो मिडिल क्लास के हैं वो लोअर क्लास में बदल चुके हैं, तो लोग खरीदेंगे, कौन खरीदेगा बनाने वाला? मैं ये कहना चाहता हूँ बस। तो आप कहना चाहते हैं कि लोगों के पास पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए? और बेशक जीडीपी जब -23.9% हो जाएगी तो लोगों के पास पैसे ही नहीं बचेंगे। आप जाकर के कहीं पर भी अगर लोकल सर्वे कर लीजिए अपने आसपास लोगों के घरों में ना, तो कोई ये नहीं बताएगा कि आज मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं। जी वो तो कभी कोई नहीं बताएगा कि किसके पास कितने पैसे, लेकिन जी जो आप कहना चाह रहे हैं बिल्कुल सही है। अर्चित मिश्रा, आप क्या कहना चाहेंगे उत्कर्ष वर्मा की बात पे? हाँ, थैंक यू। तो उत्कर्ष जी ने जैसा कि इस तरह की चीजों के लिए भी कोई रूल होना चाहिए। अर्चित होल्ड करिएगा। जी शिवरा बोलिए। हाँ, तो मैं शुरुआत वहां से करूंगी जब आपके हमारे पार्टिसिपेंट ने अर्चित मिश्रा ने कहा उसका फार्मर रिफॉर्म, उस कानून का, उस विधेयक की बात करनी शुरू कर दी थी, तो एक और आपके पार्टिसिपेंट ने मुद्दे से भटकने की कोशिश की। हम यहाँ फार्मर रिफॉर्म पे बात करने नहीं बैठे हैं, हम यहाँ जीडीपी पर बात करने बैठे हैं। दूसरी बात, सबसे पहली बात कि फार्मर की बात हरियाणा की लेके आपकी ही टीम से किसी ने उठाया था। दूसरी बात, हमने उसका जवाब दिया था। हम बिना जवाब दिए तो नहीं जाए। हम अगर बिना जवाब दिए जाते तो जो देख रहा है वो भी तो बोलेगा कि उन्होंने हरियाणा पे मुद्दा उठाया, हमने हरियाणा पे बात नहीं की। तो पहले आपकी तरफ से मुद्दा उठाया जा रहा है।
फिर मैं जा रहा हूँ दूसरे एक मुद्दे बार फिर आपके पार्टिसिपेंट ने रूल का उल्लंघन किया और बिना हैंड रेस किए, बिना अनुमति के इन्होंने बोलना शुरू कर दिया। जी मेरे पार्टिसिपेंट ने बात जी पूजा यादव आप भी शांत रहिए। हम सारे आपके पार्टिसिपेंट हैं, हम सारे आपके पार्टिसिपेंट हैं। शिवरा कंटिन्यू करिए। हम सारे आपके पार्टिसिपेंट हैं। आप अपनी एक बात बार फिर उन्होंने रूल का उल्लंघन किया। दूसरी बात, डिमोनेटाइजेशन 2018 में नहीं आया था, डिमोनेटाइजेशन 2016 में आया था और सारे आंकड़े, सारी गिरी हुई जीडीपी को आपने लॉकडाउन के मसले मत दिया। हम ये वकालत करने बैठ गए कि ब्रिटेन में तो यहाँ लगाया गया था, हमारे यहाँ हर जगह क्यों लगाया गया? क्या लॉकडाउन के पहले कोई नीति नहीं बनाई गई थी? जहां पर केसेस थे वहां पर लगाया जाना चाहिए। सिर्फ जीडीपी अर्थव्यवस्था फेलियर नहीं रही, लॉकडाउन भी फेलियर रहा। हमने जिन्हें अपना बेस्ट फ्रेंड बनाने की कोशिश की, उनका देखा हम लॉकडाउन में तो चले गए, उन्होंने अपना पीक लॉकडाउन में प्राप्त किया और आज भी हमारी जनता भेड़ बकरियों की तरह सड़कों पर है और हमें पता नहीं कि कब हम पीक प्राप्त करेंगे और कब हम नीचे जाएंगे। और वी शेप की बात हुई थी, वी शेप की बात इस मुल्क के मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने किया था 4 मई को, और उसके बाद उन्होंने कहा, उसके बाद हाल में उनसे जब आर्थिक सुधार पर बात की गई तो उन्होंने जवाब दिया कि उन्हें समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं सुधार होगा अर्थव्यवस्था में कि नहीं। मुख्य आर्थिक सलाहकार को नहीं पता नहीं सुधार होगा अर्थव्यवस्था में कि नहीं। जब वी शेप पर दिया गया बयान उनका असत्य साबित हो गया तो एक नागरिक को फिर हक नहीं है कि वही कहे कि वी शेप की अर्थव्यवस्था हमारी चल रही है। वी शेप की नहीं चल रही है, हम ढलान से गिरते चले आ रहे हैं। और ये आंकड़े 2018 लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि आप एक ही बात को बार बार घुमा के बोल रही हैं। कौन सी बात? अगर एक ही बात को बार बार घुमा के इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपके पार्टिसिपेंट की बातों का काउंटर वही आंकड़ा है। पार्टिसिपेंट का नाम बता दीजिए शिवरा, तो हम उनसे। अर्चित मिश्रा जी। अर्चित मिश्रा ने 2018 की बात कही, जबकि डिमोनेटाइजेशन 2016 में हुआ था। उन्होंने वी शेप की 2016-17 में हुआ था, उन्होंने वी शेप इकोनॉमी की बात कही। इसका खंडन इस मुल्क के मुख्य आर्थिक सलाहकार कर चुके हैं जब उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि जीडीपी के साथ क्या हो रहा है या अर्थव्यवस्था में कब सुधार होगा। जी अर्चित मिश्रा जी, पहली चीज तो मैं उत्कर्ष जी का जवाब देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि लॉकडाउन का कोई भी असर जीडीपी पे पड़ ही नहीं रहा है। पहली चीज, मैं पहले भी इस चीज को बोल चुका हूं, मैं दोबारा बोल रहा हूं कि जीडीपी 88% बनती है कंज्यूमर से और इन्वेस्टर से। जब कोई इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुआ, जब कोई कंजम्पशन ही नहीं हुआ तो 88% जीडीपी का ऐसे ही ठप हो गया। 50% आपका कंस्ट्रक्शन में बंद हो गया, 47% आपका सर्विसेज में बंद हो गया। ऑब्वियसली आपकी जीडीपी पे असर पड़ेगा। लॉकडाउन की वजह से ही ये बंद हुआ, ऐसे ही कंस्ट्रक्शन या सर्विसेज नहीं बंद हुई ऑब्वियसली। और दूसरी चीज, आप ये बोल रहे हैं कि लोगों के पास पैसे नहीं है। पहली बात तो आपको कोई बताएगा नहीं कि लोगों के पास पैसे हैं या नहीं। उसके बाद से लोगों को लोन्स मिलेंगे, ठीक है, लोगों को लोन्स मिलेंगे अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। एमएसएमईज को लोन्स मिलेंगे 3 लाख करोड़ के लिए, उनके लिए अलग से बिना कोलैटरल का लोन निकाला है सरकार ने। ऑब्वियसली लोगों के पास पैसे रहेंगे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट करने के लिए। और जहां तक बात वी शेप्ड इकोनॉमी की है, ठीक है, आप उसको काट रही हैं, कोई बात नहीं, बट अगर सर्वे किया जाए तो इंडिया की इकोनॉमी इज अ वी शेप्ड इकोनॉमी एंड वी कैन से इट्स नॉट एन इररिपरेबल डैमेज। इट्स नॉट एन इररिपरेबल डैमेज बिकॉज यहाँ पे कंजम्पशन की जरूरत है, लोगों को चाहिए सामान। उत्कर्ष मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जी प्रणव बोलिए। जैसा कि सब्रा ने बोला कि लॉकडाउन देख के लगाना चाहिए था गवर्नमेंट को कि कहाँ पे कोरोना है और कहाँ पे नहीं है। सही बोला, क्योंकि हमारे पास शायद इनके हिसाब से हमारे पास मेडिसिन आ चुका था कोरोना का। अगर हम उस समय लॉकडाउन नहीं लगाते तब इन लोग कहते कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन नहीं लगाया, गवर्नमेंट ने ये किया, गवर्नमेंट ने वो किया, जबकि सभी को पता है कि शुरू से जब WHO ने इसको पैंडेमिक घोषित किया तब से WHO ने बोल दिया था कि ना तो इसका दवा है और ना ही हम ये दूरी बना के रखना है। और इनका कहना है कि लॉकडाउन हमने क्यों लगाया, हर जगह मतलब कि कहीं कहीं पे लगाना चाहिए था, कहीं कहीं पे नहीं लगाना चाहिए था। और दूसरी बात, उत्कर्ष ने बोला कि पैसा नहीं है। शायद पैसा नहीं रहता तो हम लोग खा नहीं पाते,
सबसे बड़ी बात, अगर पैसा है तो ही हम लोग खा रहे हैं। जी अर्चित। ऋषभ उपाध्याय, ऋषभ चड्ढा, मेरा एक सवाल है उत्कर्ष से मेरा एक सवाल है। हाँ, उत्कर्ष से मैं आपकी तरफ से एक सवाल पूछना चाहूंगा, क्या वो बता सकते हैं कि हमारे इंडिया में कितने प्रतिशत लोग टैक्स पे करते हैं? ये आपका सवाल किस लिए है? ये हमारा है जीडीपी के लिए, मतलब कि अब वो हमें एक आंकड़ा बताए कितने लोग टैक्स पे करते हैं, फिर उसी हिसाब से मैं बताऊंगा कि जीडीपी की कौन कौन बातें कर रहा है। समझ रहे हैं? जो टैक्स पे नहीं करता है वो आज बात कर रहा है जीडीपी गिरने की। हाँ उत्कर्ष बताइए कितने प्रतिशत लोग टैक्स पे करते हैं, बताइए। आप करते हैं? आप करते हैं? अच्छा, वो हाँ, देखिए मैं बता दूं कि ये मुद्दे से भटकाने वाली फिर बात एक बार शुरू हो चुकी है। भैया टैक्स पे होता है, टैक्स पे होता है, कहाँ से आप मुद्दा भटकाने की बात कर रहे हैं? उधर से आप लोग हरियाणा पे लेके चले जाइए, आप लोग हरियाणा से लेके चले गए, कहते हैं कि किसान से लेके चलेगा। अभी आप साथ कहिए, आपको पता ही नहीं कितने प्रतिशत लोग टैक्स पे करते हैं। आप साथ कहिए, आपको पता ही नहीं कितने प्रतिशत लोग टैक्स पे करते हैं। 100% में केवल 4% लोग। करेंगे कि हमारी जीडीपी धस गई है, ऐसे नहीं होता है। तो आप लोग भटका रहे हैं, फिर हम लोग आ रहे हैं। चलिए ठीक है, मैं बताऊं। एक मिनट, एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा ऋषभ चड्ढा से पूछना चाहूंगा, क्या उत्कर्ष का कहना है कि सवाल भटकाना हो, क्या जीडीपी पे बेस ही नहीं है इनकम टैक्स? क्या हम लोग टैक्स पे कर रहे हैं, हम लोग बेफजूल के लिए टैक्स पे कर रहे हैं? बिल्कुल, उनको पता ही नहीं है कि कितने प्रतिशत लोग टैक्स पे करते हैं, और ये जीडीपी बात कर रहे हैं यहाँ पे आके, अगेंस्ट में है ये जीडीपी के, कि जीडीपी फॉल कैसे हो गई। लॉकडाउन का मामला चल रहा है, ठीक है, पूरा भारत बंद था, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, पूरा भारत बंद था, और ये कहते हैं जीडीपी, कहते हैं ये हर एक चीज बंद होकर रखी थी, लॉकडाउन ना होता वो भी गलत कर रही थी सरकार, लॉकडाउन कर दी वो भी गलत कर रही थी सरकार। मतलब जीडीपी का कोई मतलब ही नहीं यहाँ है कि उत्कर्ष वर्मा, आपको बता दूं, केवल 4% लोग केवल टैक्स पे करते हैं, और आप जीडीपी फॉल की बात कर रहे हैं। यहाँ विदेश में पूरा लॉकडाउन, पूरा संपूर्ण लॉकडाउन नहीं था, लेकिन फिर भी और यही तो बोलने का अधिकार नहीं है। 96% लोगों को बोलने का उत्कर्ष बिल्कुल करते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप इनकम टैक्स पे करते हैं? हम लोगों ने, फिर देखिए आप मुद्दे से भटका रहे हैं, बोलने का अधिकार नहीं है। हम लोगों ने सिर्फ इतना बोला कि 3 से 4 डेमोक्रेसी है। अभी आप बोल रहे हैं इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री ना, तो बोलने का अधिकार क्यों नहीं है? बोले। देखिए बीच में ये सब जो हो रहा है, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा। आप सबको मौका दीजिए, ऐसे तो कुछ कर नहीं सकते। अभिनव आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे अगर आप ऐसे करेंगे। मैं बस एक बात का जवाब देना चाहता हूँ। मैं बस अभिनव की बात उत्कर्ष तक पहुंचा दूं। पहले अभिनव कहना चाह रहे हैं कि जो लोग पे नहीं करते वो भी जीडीपी के बारे में पूछ सकते हैं कि नहीं, ये आपका क्वेश्चन है। और आप ये भी कहना चाह, लोग सरकार को हर बात के लिए क्रिटिसाइज करते हैं कि अगर वो लॉकडाउन करती है चाहे नहीं करती है, ठीक है? आप इसका जवाब दें। उत्कर्ष वर्मा कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद। पूजा यादव, लगता है उनका नेट फंस गया है। जी पूजा यादव। ओके सबसे पहले तो इन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन लगा देते तो भी अगेंस्ट होते हैं, नहीं लगाते तो ये भी अगेंस्ट होते हैं, क्योंकि उनका काम है ना। मतलब अर्चित पूजा को बोलने दीजिए। अर्चित नहीं, पहले हंस नहीं ठीक है। आने वाले दिनों में वैसे कोई हंसने वाला है नहीं, तो मुझे लगता है अर्चित मिश्रा को भी हंस लेना चाहिए। हाँ, बिल्कुल अर्चित मिश्रा के साथ मैं भी हंस रहा हूँ। पूजा बोलिए। कब चेहरे का रंग उठ जाए पता ही नहीं चलेगा। खैर मिस्टर टॉपिक करिए, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। शिवरा आपको मौका मिलेगा, मुझे बोलना है। पूजा आप टॉपिक करिए जी। हाँ, इन्होंने कहा कि ये लोग जो है, इनका मतलब ये लोग से क्या था, एक देश, मतलब इन्होंने देश के एक वर्ग को अलग बांट दिया है। मतलब अगर कुछ भी होगा, जमहूरियत में कुछ भी होगा, देश की
सत्ता इस वक्त जो भी फैसले लेगी देश इन्होंने सिर्फ इतना कहा कि टैक्स पेइंग और नॉन टैक्स पेइंग लोग अलग हैं। नहीं चड्ढा आप शायद मिस कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अगर कोरोना लगता तब भी अगेंस्ट होते, नहीं लगता तो भी अगेंस्ट होते, क्योंकि उनका काम ये गिरा था। बिल्कुल मैं अभी भी मेरे कहने का मतलब था, मेरे कहने का मतलब प्रणब पूजा को खत्म करने दीजिए। अभिनव पूजा खत्म मिलेगा जी। पूजा बोलिए। हाँ, मैं ये जानना चाहती हूँ इन्होंने किस प्रावधान के अनुसार, क्या इन्होंने राज्यों से बात की थी कि लॉकडाउन लगाना है? इन्होंने पहले से व्यवस्था की थी, बस 8 बजे आना है, राष्ट्र के नाम संबोधन करके चले जाना है। मुझे एक मौका आने वाले वक्त में क्या होगा कोई मतलब भी नहीं है। मैं ओके पूजा सरकार कहते गरीबों की सरकार है। इन्हें पता है कि देश में कितने गरीब हैं। मैं आपको आंकड़े बताती हूँ, 60 लाख से ज्यादा परिवार गरीब है जो कि झुग्गी झोपड़ियों में रहता है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? हम तो यहाँ कमरों में बैठ के डिबेट देख रहे हैं, ड्रग्स कौन ले रहा है कौन नहीं ले रहा है, सही मुद्दे पे तो हम बात ही नहीं करते। और ऐसे इलाकों में जो है सोशल डिस्टेंसिंग होना पूजा ओके पूजा, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। शिप्रा जमीनी हकीकत देखी ही नहीं, बस फैसला पूजा बिल्कुल सही है। मैं चाहूंगा कि शिप्रा बोले। आप ही के ग्रुप मेरा मौका है, मैं बोलना चाह रही हूँ। पहली बात लॉकडाउन की, तो आज तक WHO ने कभी ये गाइडलाइन में कहा ही नहीं कि आपको लॉकडाउन लगाना चाहिए। WHO ने कहा कि अगर आपकी कहने मतलब है कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए था। अभिनव शांत रहो प्लीज। ऋषभ पहले आप इन्हें समझाएं कि बोलना कब है। गाइस आप लोग सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जो जो बिना अनुमति के माइक खोलेगा वो सीधे डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। कार्तिकेय मैं कहूंगा आप सीधे उनको बाहर निकाल दीजिएगा, ठीक है जी शिप्रा बोलिए। WHO ने कहा अगर आपकी तैयारी नहीं है तो आप लॉकडाउन लगाकर तैयारी कर सकते हैं। 500 केसेस में कोई भी मुल्क नहीं था जिसने 500 केसेस में लॉकडाउन लगाया और तारीफ की कि हमने कड़े निर्णय लिए। 500 केसेस में एयरपोर्ट पर ट्रेसिंग होनी चाहिए थी, टेस्टिंग होनी चाहिए थी, बाकी ट्रेसेस करने चाहिए थे। जहाँ पे हमारा ट्रांसपोर्टेशन है वहां पे ट्रेसिंग करनी चाहिए। दूसरी बात, अब हमारे एक पार्टिसिपेंट बात कर रहे थे टैक्स की। पार्टिसिपेंट नहीं पूजा, शिप्रा पार्टिसिपेंट नहीं। अभिनव शुक्ला ने कहा कि 4% लोग पे करेंगे। पहला आंकड़ा था जो की तरफ से दिया गया कि 4% लोगों ने टैक्स पे किया। उन 4% लोगों में मैं आती हूँ। वो टैक्स का आंकड़ा ऑर्गेनाइज सेक्टर का है, जैसे कि बिजली का बिल, जैसे कि घर का बिल, जैसे कि रोड टैक्स, ये ऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। ये आंकड़ा वोट के बिल वगैरह का है 4%। आप जब 5 रुपए का खरीदते हैं बिस्किट तो उसमें भी आप टैक्स दे रहे होते हैं। वो चाहे 80 करोड़ जो गरीबी के नीचे रह रहे हैं वो भी वो वाला टैक्स देते हैं, तो उन्हें भी हक है। तो ये कहना कि आप टैक्स नहीं देते तो आपको सवाल करने का हक नहीं है। टैक्स नहीं, जो 80 करोड़ के लोग जिनके पास सुविधाएं नहीं है वो किस बात का टैक्स दें? और टैक्स नहीं दिया तो वोट तो दिया है, नागरिक है हम, हमारा हक है सवाल करना। अब दूसरी बात इन्होंने कही कि लॉकडाउन का असर पड़ा है। तो 2020 के जनवरी, फरवरी, मार्च में हमारी GDP 3.3% थी, जिसमें बहुत सारे सेक्टर नेगेटिव में चले गए थे। मैन्युफैक्चरिंग -1.4% जनवरी, फरवरी, मार्च में पहले से था, जो आज -38.3% है। कंस्ट्रक्शन -2.2% था, जो आज -50.3% है। और इन्होंने कहा लॉकडाउन हट जाएगा तो हमारे पास, ये आप लॉकडाउन के पहले की बात बता रही है शिप्रा? ये लॉकडाउन के पहले की बात बता रही हूँ। तो आप कहना चाह रही है कि लॉकडाउन का असर पड़ा है? लॉकडाउन के पहले कोरोना का असर पड़ा है पहले से नेगेटिव पहले से था। मैं ये बता रही हूँ कि नेगेटिव कंस्ट्रक्शन, माइनिंग और रियल एस्टेट, मैन्युफैक्चरिंग, ये कोरोना से पहले था नेगेटिव में। 3 साल पहले इस मुल्क के बहुत बड़ी अर्थशास्त्री, लेकिन कोरोना के बाद कुछ और ज्यादा हुआ है। तो मैंने अपने ओपनिंग कमेंट में कहा कि कोरोना का असर बहुत पड़ा है। ये उस मार की तरह है जिसने पत्थर तोड़ दिया। लेकिन क्या हम ये बहाना ढूंढते रह जाएंगे कि पत्थर पर मारी गई पहले की चोटों का कोई असर नहीं हुआ? 3 साल पहले मनमोहन सिंह ने कहा था कि हमें अपनी नीतियां सुधारने की जरूरत है, वरना हम गर्त में चले जाएंगे। क्या 3 साल पहले भी लॉकडाउन और कोरोना था? दूसरी बात हमारे पार्टिसिपेंट ने कही कि जब लॉकडाउन खुलेगा, शिप्रा नाम कार्तिक मिश्रा ने कहा कि जब लॉकडाउन खुलेगा
और डिमांड्स बढ़ेंगी। डिमांड्स तब बढ़ेंगी जब लोगों के पास पैसा होगा। लोगों के पास पैसा तब होगा जब उनके पास नौकरी होगी। 12 करोड़ लोग नौकरी से चले गए हैं। 27,000 कमाने वाला युवक अगर 12,000 रुपए कमा रहा है और उससे कोई गारंटी नहीं है कि अगले 10 साल में, अगले 5 साल में या अगले 5 महीने में उसकी सैलरी बढ़ेगी, तो क्या वो खाने से ज्यादा कुछ और सोच पाएगा? बिल्कुल सही बात है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है कि हम नागरिक हैं। हम सरकार के हर काम के लिए जवाबदेह नहीं होते हैं। हम अपने उस मतदान के लिए जवाबदेह होते हैं जिसे हमने मतदान केंद्र पर इस्तेमाल किया है। हम वहां अपने आप को गिरवी रखकर नहीं चले आते हैं। किसी का समर्थन करना, उसकी आलोचना के साथ करना, वो सही समर्थन है। बिना आलोचना के समर्थन चटुकारिता होता है। और दूसरी बात, हम नागरिक हैं, हमारा हक ही है सवाल करना। सवाल कीजिए कि तो आप अपने पैसे कहाँ जा रहे हैं। तो आप अपने टॉक को काउंटर। मैं कंप्लीट कर जी 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 शिप्रा बोलिए। ओके, तो मैं कह रही थी सवाल कीजिए कि आपके पैसे कहाँ जा रहे हैं। आपके पैसे कम होते हैं तो आप तब भी अपनी तलाशी लेने लग जाते हैं। उनकी तलाशी लीजिए जिनकी मदद से कोई शख्स दुनिया का 5वां सबसे अमीर इंसान बन गया और हम अपनी रोटियों की संख्या कम करते रहे ताकि हम महीने का 2 GB डाटा भरा सकें। इस मुल्क के मुख्य आर्थिक सलाहकार कहते हैं कि पता नहीं अर्थव्यवस्था में कोई सुधार आएगा कि नहीं आएगा। विदेश मंत्री कहते हैं समझ नहीं आ रहा है कि चाइना इतना आक्रामक क्यों हो रहा है। तो मेरा ख्याल है कि जब आपको समझ नहीं आ रहा है, जब आपको पता नहीं है, तो ये कोई आपका जनाजा थोड़ी ना है, तख्त है, उतर जाइए। और रही बात हमारी, हम जनता हैं, हमारे पास वो हक है कि जिसे चाहे हम तख्त पर बिठा दें और जिसे चाहें हम आधा लिटा दें। जब तक हम इस्तेमाल धार्मिक कुंठा साबित करने के लिए करते रहेंगे ना, तो ऐसे ही 50 करोड़ की आबादी सड़कों पर घूमती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्वेश्चन बिल्कुल साफ है कि आप कहना चाह रही कि हर शख्स को सरकार से प्रश्न पूछने का हक है। तो मैं चाहूंगा कि एक और सवाल जी आप जी वक्त कम है, आप सीधे सवाल रखिएगा। जी मैंने कोरोना से पहले के आंकड़े दिए हैं, उसका भी काउंटर पॉइंट मुझे चाहिए। जब कोरोना और लॉकडाउन का कोई असर नहीं था, जब कहा गया कि मैं प्याज खाती ही नहीं, जब कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग, रियल एस्टेट नेगेटिव में चल रहे थे, उसके पीछे क्या वजह थी? जी ग्रुप ए में से कौन काउंटर करना चाहेगा? प्रणव, मुझे कोई डाटा नहीं मिला। अभिनव, प्रणव, अर्चित, अभिनव। हाँ हेलो, मैं बोलूं? जी प्रणव। अर्चित आप बोलना चाह रहे थे। पहले मैं अपना पॉइंट रखूंगा, फिर प्रणव रख देंगे। तो पहली चीज आपने ये पूछा कि क्या तुरंत लॉकडाउन लगाना जरूरी नहीं था। आपने ये सोचा कि 500 लोग में तुरंत इमीडिएट लॉकडाउन की क्या जरूरत, यही आपने पूछा ना। तो मैं आपको ये बता दूं कि अगर भारत की आबादी 135 करोड़ है और आप उसको आप उसका कंपैरिजन चाइना से करेंगे, तो साफ सी बात यह है कि हमारी कंट्री बहुत ही ज्यादा डेंस है। ठीक है, हर स्क्वायर फीट एरिया पे जो इंसान यहाँ पे खड़े होंगे उतने कहीं और खड़े नहीं होते, बिकॉज वी आर अ वेरी डेंस कंट्री। सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही WHO ने, तो बिना लॉकडाउन लगाए यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग पॉसिबल ही नहीं थी, क्योंकि कल को अगर इंसान निकलता ही तो ऑब्वियसली 6 फीट से कम दूरी उसकी हर किसी के साथ होगी। ठीक है, इतना आसान नहीं होता लॉकडाउन के। अर्चित, एक मिनट इंटरप्ट करना चाहूंगा आपको। कमेंट में एक क्वेश्चन आया था शिप्रा आपके लिए, क्या आप कहना चाह रही हैं? शिप्रा आपके लिए क्वेश्चन आया था, क्या आप कहना चाह रही हैं कि जिन्होंने टैक्स वोट दिया है और टैक्स दे चाहे ना दे, वो भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं सरकार से? मेरा क्या, बस इसको क्लियर कर दीजिए जल्दी सर। जी, मैंने ये कहा कि ऑर्गेनाइज सेक्टर का टैक्स देने वालों की संख्या 4% है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, जब आप कोई सामान खरीदते हैं, जब आप बिस्किट खरीदते हैं, तब हर शख्स टैक्स देता है, चाहे वो 80 करोड़ की आबादी, गरीबी लाइन से रहने वाली आबादी है, तो हर शख्स टैक्स देता है। मैं अपने व्यूअर्स को बता दूं कि हर शख्स टैक्स देता है, और मैं देख रही हूँ कि व्यूअर्स से सवाल मुझे कर रहे हैं। ओके क्वेश्चन था त्रिपाठी का। जी अर्चित कंटिन्यू करिए। जी कंटिन्यू करिए। हाँ, तो उसके बाद जो है, पहली बात तो ये कि इंडिया इज अ वेरी डेंस कंट्री, तो इसलिए इतना आसान नहीं होता बिना लॉकडाउन के कि आप लोगों को बचाते रह जाते। ठीक है, अगर लॉकडाउन ना लगता तो मरने वालों की संख्या शायद काफी ज्यादा होती, बहुत ही ज्यादा, हम कंट्रोल ना कर पाते कोरोना को। पहली चीज। दूसरा सवाल आपने बोला कि सवाल पूछना आपका हक है। बिल्कुल हक है, बिल्कुल आपका हक है सवाल पूछना, लेकिन आप हर चीज पे सिर्फ सवाल पूछते हैं, आप उसके दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश ही नहीं करते।
आपने सरकार की किसी भी पॉलिसी का अप्रिसिएशन बिल्कुल नहीं किया, आपने किसी भी पॉलिसी को सुना ही नहीं, आपने हर पॉलिसी की सिर्फ निंदा की है। आपको दोनों तरफा बातें सुननी पड़ेंगी। अगर आप क्रिटिसाइज कर रही हैं, बिल्कुल वो आपका हक है, पर आपको दूसरी पॉलिसी सुननी पड़ेगी। और तीसरी चीज आपने पूछा, बस एक लाइन और, तीसरी चीज आपने पूछा कि जो आपकी इकोनॉमी नेगेटिव में गई जनवरी वगैरह में, तो मैं आपको बता दूं कि डिमोनेटाइजेशन का असर पड़ते पड़ते पैसों को रुकते काफी समय लग गया। ऑब्वियसली बहुत सारा ब्लैक मनी लिक्विड स्टेट में इधर उधर टहल रहा था, उसको रोका गया। जीएसटी की वजह से जितना की बिजनेसमैन को आसानी होती थी, अब दिल्ली में दारू पे अगर टैक्स ज्यादा है तो आदमी हरियाणा से यहाँ पे खरीदता था और बिना टैक्स उधर ले जाके बेचता था, तो ऑब्वियसली वो सरकार के साथ कटौती हुई ना। ये सारी चीज को खत्म करने के लिए जीएसटी और डिमोनेटाइजेशन लगाया गया, और 1991 की ही तरह यहाँ पे भी थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा। आई एक्सेप्ट इट कि हाँ नेगेटिव इंपैक्ट पड़ा, पर इसका ये मतलब नहीं था कि जीडीपी पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी थी और हम वापस नहीं आ रहे थे। समय लगता है हर पॉलिसी को जवाब देने में। ओके अर्चित, एक मिनट, पूजा रुकिएगा ऋषभ आवाज आ रही है? पूजा रुकिएगा जी पूजा आपकी आवाज आ रही है, आप रुकिएगा। नहीं, मुझे पहले जवाब देना है क्योंकि अभी से इंतजार कर रहा हूं। आप जवाब दे सकती हैं, पर रुकिए। प्रणव, ओके मुझे कहना है जी, WHO का यहाँ पे गुणगान गाया जा रहा है। पूरे भारत को पता है और पूरे विश्व को पता है कि WHO के ऊपर कितना काउंटर कर रहा है, हर देश मिलकर काउंटर कर रहा है। दूसरी बात कि इन्होंने 12 करोड़ बेरोजगार बताया। मैं आपके थ्रू पूछना चाहता हूं कि वो सोर्स क्या है 12 करोड़ बेरोजगारों का। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि चाटुकार, समर्थक और चाटुकार की बात की। प्रणव, एक बार सोर्स के बारे में पूछ लिया जाए शिप्रा से। जी बिल्कुल जी शिप्रा। आगरा से नोएडा में 10 करोड़ लोग काम करते हैं, जिनमें से 90% आगरा और नोएडा के जो मिडिल उद्योग हैं वो खत्म हो चुके हैं। तो अगर 10 करोड़ लोग काम करते हैं तो 7 करोड़ से ज्यादा लोग वहाँ आगरा और नोएडा जो हमारा मिडिल उद्योग सेक्टर है वहाँ बेरोजगारी थे। और अगर सिर्फ आगरा नोएडा में 7 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए तो क्या पूरे देश का आंकड़ा 12 करोड़ नहीं होगा? 12 करोड़ एक अर्थशास्त्री का मापना था, उससे ज्यादा हो सकता है। सिर्फ जुलाई में हमारे 31 लाख लोग बेरोजगार हो गए, जो कि संगठित क्षेत्र में जिसका आंकड़ा हमारी स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन ने दिया है। जुलाई अगस्त को मिला करके 84 लाख लोग हमारी ऑर्गेनाइजेशन का ये आंकड़ा है। 84 लाख लोग अगस्त और जुलाई को मिलाकर बेरोजगार हो गए, जबकि हम लॉकडाउन से अगस्त जुलाई में तो बाहर रह चुके थे। मैं उद्योग सेक्टर की बात कर रही हूँ, MSME में बात कर रही हूँ, जिसमें 12 करोड़ से ज्यादा लोग, 12 करोड़ नहीं 12 करोड़ से ज्यादा लोग, 40 करोड़ की हमारी मजदूर आबादी है, दिहाड़ी मजदूर आबादी है कंस्ट्रक्शन में। 40 करोड़ की आबादी तो वैसे भी लॉकडाउन में ऐसे घूम रही थी, कहीं ना कहीं लगाया गया उसे, तब उसके बाद का आंकड़ा 12 करोड़ का है। जी प्रणव जी, अच्छा हुआ मैंने सोर्स पूछा तो इन्होंने लंबा जवाब देके सोर्स का वो नहीं बताया, बाकी उद्योग और ना उद्योग देके सब कुछ बता दिया इन्होंने। और शिप्रा सोर्स बताइए। शिप्रा, मैंने बताया ना, सोर्स अर्थशास्त्रियों का है। आपके भी कुछ वो होते हैं। 40 करोड़ की आबादी अगर रास्ते पर है तो कितने लोग बेरोजगार होंगे? क्या आपको इतना भी समझना नहीं चाहिए? जब 6 साल की सरकार में एक बार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई तो क्या आप ये तैयार नहीं है? शिप्रा, ये सब हम लोग सुन चुके हैं, आप सोर्स बता दीजिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, वो तो किसी मुद्दे पे बोलते ही नहीं थे, गूंगी सरकार बोली जाती थी। अर्चित, तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि शिप्रा, आपने कोई भी एक भी डेफिनेट सोर्स नहीं दिया। आपने सिर्फ अर्थशास्त्री बोला, आपने ऑर्गेनाइजेशंस बोला। मैं आपको बताता हूँ, CMIE ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी। उसके हिसाब से मई 2020 की जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था वो 21% था, और जून में 10% हुआ, और जुलाई में वो 7.1% हो गया। ठीक है, ये CMI की रिपोर्ट है। ऑब्वियसली आपको स्टैट्स देख के शायद समझ में आ रहा होगा कि अनएम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली कोरोना की वजह से बढ़ा, बहुत तेज से बूम हुआ, और उसके बाद कम भी हुआ गवर्नमेंट पॉलिसीज की वजह से। CMI की रिपोर्ट। 45 साल के आंकड़े कहाँ गए इसके? वो 45 साल के आंकड़े कहाँ गए जो 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी था?
आंकड़ा आपने मेंशन नहीं किया। 45 साल के कौन से आंकड़े, किन आंकड़ों की बात कर रही हैं आप? जबरदस्ती, आपके पास तो इस चीज का भी कोई सोर्स नहीं है कि आगरा से नोएडा के बीच में 10 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। आप किस बिना पे कह रही हैं? आप किस बिना पे कह रही हैं कि 40 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड थे? आप किस बिना पे कह रही हैं सर? आगरा नोएडा में ये बता रही हूँ 10 करोड़ की आबादी वाले एमएसएमई अध्यक्ष, आगरा नोएडा के जो एमएसएमई अध्यक्ष हैं ऑर्गेनाइजेशन के, मिडिल उद्योग अध्यक्ष हैं, उन्होंने बताया। शिब्रा, एक क्वेश्चन है आपके लिए कि आप सब लोगों ने कबूल किया था कि हम इकोनॉमी गिरेगी तो झेल लेंगे, लोगों की जान बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए लॉकडाउन लगाओ। लॉकडाउन की कोई नीति होती है मेरे भाई, मेरी बहन जो भी है, क्या सारे 140 करोड़ की जनता पे लॉकडाउन थोप दिया गया? उससे पहले कोई इंतजाम क्यों नहीं किया गया? और सिर्फ 500 के आंकड़े पर हम लॉकडाउन में थे। अगर ठीक है, चलिए हमने जीडीपी झेल ली, जीडीपी चलिए हम एक बार हम इस बात को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है कि हमने जीडीपी झेल ली, तो जाने कहाँ गई? जाने भी तो गई। इतने सबसे ज्यादा आंकड़े हमारे यहाँ, और 2-4 दिन में हम अमेरिका को भी पीछे छोड़ देंगे। हर रोज सिर्फ जीडीपी और अर्थव्यवस्था नहीं, लॉकडाउन में भी सरकार गिरी हुई है। उन्होंने बोला कि लॉकडाउन को लगाने की कोई मीटिंग होती है, सही है। दूसरी बात, हाँ, कि लॉकडाउन को अगर हम मीटिंग करके लगाते तो देश में कितना होता। जैसे कि अभी श्रमिकों वाला क्या हाल हुआ देश में सबने देखा, अचानक सारे लोग छोड़ के जाने लगे। क्या किसी को पता था क्या कि 3 महीने में गवर्नमेंट या कोई भी हो, वो तो यही समझ रहा था ना कि शायद बताया नहीं, फिर भी हुआ श्रमिकों वाला हाल। श्रमिकों वाला बताने के बावजूद भी हुआ। मेरी नेट बर्बाद हो रहा है। प्रणव बोलिए। जी बोल दीजिए, बीच में टोका टोकी ना करें, मेरी बात खत्म हो जाए उसके बाद आराम से बोलते रहेंगे। ओके, आप भाषा का ध्यान रखिए। जी प्रणव जी, हमारे लिए भी भाषा बहुत सारे यूज किए गए, मैंने लिख के रखा है। चाटुकार होते हैं समर्थक, समर्थन करिए पर चाटुकारता मत करिए। किसको बोला गया था? ये डेफिनेशन नहीं है, ये समर्थक की डेफिनेशन कहाँ पे लिखा हुआ है कि समर्थक की डेफिनेशन होती है चाटुकारता? इंग्लिश का प्रोवर्ब है, मैं आपको बताती हूँ। इंग्लिश का प्रोवर्ब है जिसमें कहा गया है कि इफ यू सपोर्ट समवन विदाउट एक्सेप्टिंग क्रिटिसिज्म अगेंस्ट देम, देन इट इज अ गुड लिकिंग। नहीं, तो आपने सपोर्टर बोला, समर्थक को बोला कि आपने समर्थक मतलब चाटुकार होता है। पहले बोल दीजिए, दूसरे साइड से भाषा को मर्यादा में रखा जाए तो मैं भी मर्यादा में रहूंगा। प्रणव, शिब्रा आप बोलना चाह रही हैं कि नहीं, चाटुकारिता कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है। मैंने समर्थन की डिफिनेशन, एक परिभाषा इस डिबेट का एक ही रीजन है कि हम यहाँ पे क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट करने ही आए हैं, अपने क्रिटिसिज्म का जवाब देने आए हैं। हम क्रिटिसिज्म पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर रहे हैं। हम आपके पॉइंट्स, जो वैलिड पॉइंट्स, हम उनको नहीं काट रहे हैं, पर जो पॉइंट्स हमें लग रहा है कि आपको गलत पता है, हम सिर्फ उनका जवाब दे रहे हैं। इसे चाटुकार आप नहीं कह सकते। तो ये चाटुकारिता, हाँ चाटुकारिता मैंने डेफिनेशन बताई जिसके आधार पर आप सोशल चले गए। आपने यही किया। हमारा टॉपिक इस वर्ड पे डिबेट करना नहीं है। शिब्रा, चाटुकारता यहाँ पे यूज करना गलत होगा। चाटुकारता यहाँ पे यूज करना बिल्कुल गलत होगा। कोई नेगेटिव वर्ड नहीं है चाटुकारिता। हाँ, मैं समझ सकता हूँ क्यों नेगेटिव वर्ड नहीं है चाटुकारिता, हमारे लिए नेगेटिव वर्ड है। ऋषभ जी पूजा, किसी की पर्सनल चॉइस क्या है, इस हिसाब से हम डेफिनेशन नहीं बना सकते हैं। डेफिनेशन क्या होती है, वो एक डेफिनेशन है, आपके हमारे मानने से कुछ नहीं हो जाता है। मैं पूछना चाहती हूँ, ये लॉकडाउन का नाम ले रहे हैं बार बार, ये इतना बता दे, क्या भारत सरकार का फैसला सही है? क्या भारत सरकार इस मामले में पास है? क्योंकि अगर बात की जाए किसी भी संकट के दौरान, मैं इस बात को रखना चाहूंगी, किसी भी संकट के दौरान समाज कैसा प्रदर्शित करता है कि इस बात से निर्भर करता है कि किस प्रकार से शासित है। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, लॉकडाउन में हम पास है या फेल? लॉकडाउन का फैसला सोच समझ कर लिया गया, राज्यों से बात करके लिया गया, कि वरना हर बार वही राष्ट्र का नाम संबोधन कर दो। अब तो मैं कहता हूँ यूट्यूब पे आ जाए करें, क्यों बिजी है? तो डिसलाइक भी नहीं दिखता, आ जाए बता दो। प्रणव, हाँ, इन्होंने पूछा कि क्या हम लॉकडाउन के उससे खुश है कि नहीं। बिल्कुल, हम लॉकडाउन से वो हैं। सिर्फ हम नहीं है, यहाँ तक कि WHO ने भी स्टार्टिंग में बोला था
कि भारत ने सही समय पे लॉकडाउन लगाया है। दूसरी बात, सिर्फ WHO ने नहीं बोला था, बाकी कंट्री के लोग भी बोले थे, और आज बाकी देशों से के कंपेयर में भारत का डेथ रेट जो है अभी सबसे अच्छा है। पूजा रुक जाइए, पूजा प्रणव को कंप्लीट करने दीजिए। नहीं, वहीं पहले कंप्लीट कर ले, पूरी डिबेट वहीं कर ले, फिर मैं बोलूंगा। पूजा आपको बीच में इंटरप्ट करने का अलाउड नहीं है, ठीक है जी? पूजा बोलिए। 1 घंटा कंप्लीट हो गया ना? पूजा बोलिए। इन्होंने कहा कि सिर्फ हमारे देश में लॉकडाउन का फैसला नहीं लिया गया, अन्य सभी देशों में लिया गया और सही वक्त पे लिया गया। अच्छा, वैसे मैं आपको याद दिला दूं, 25 मार्च यही वो दिन है ना जिस दिन देश के वजीर आजम ने कहा कि महाभारत जीतने में हमें 18 दिन लगे, आप हमें 21 दिन दीजिए। आज हमने उन्हें 170 दिन दे दिया। क्या हुआ? आज हम दूसरे नंबर पे हैं, इसीलिए इतना दिन मांगा था, और आगे ना जाने क्या क्या दिन दिखाएंगे। मेरा इनसे सवाल है कि ऋषभ, मैं बोलना चाहता हूँ। ऋषभ, मैं भी बोलना चाहता हूँ काफी देर ओके प्रणव बोलिए। पहले अर्चित जी। अर्चित 10 सेकंड दे दो, 10 सेकंड में मैं अपनी बात खत्म कर देता हूँ। ऋषभ, हमें भी बोलना है। इन्होंने बोला कि 21 दिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने मांगा था। मैं पूछता हूं इनसे कि आपके थ्रू पूछता हूं इनसे कि कौन सा ऐसा देश है जो आज एकदम कोरोना फ्री हो गया हो? ऋषभ आवाज आ रही है? जी पूजा कंटिन्यू। हाँ, मैं इन्हें एक चीज याद दिलाना चाहूंगी। There is a huge difference between faith and blind faith. Faith में क्वेश्चंस किए जाते हैं। अगर उन्होंने कहा है कि इतने दिन में चला जाएगा और आज ये देश की हालत है, तो क्या सवाल करना हमारा हक नहीं? हर बात पे ऋषभ, मैं प्लीज 21 दिन का समय मांगा था उन्होंने ये नहीं कहा था कि चला जाएगा। जी पूजा 10 सेकंड करके तुम पूरा ले जा रहे हो प्रणव। उन्होंने नोटबंदी में भी नहीं, इन्होंने हमसे क्वेश्चन किया है ना, तो मुझे जवाब देने दो। रुक जाइए, आप लोग शांत रहिए। पूजा बोलिए। उन्होंने अपनी मुझे तो बात कर, इन्होंने 21 दिन इसमें मांगा, नोटबंदी में भी उन्होंने यही कुछ कहा था। 2 सेकंड मुझे दे दीजिए। बिना किसी कैबिनेट मिनिस्टर के मीटिंग की उन्होंने आकर बता दिया कि हमारे देश की 86% करेंसी जो चलन में है वो इलीगल है। उन्होंने कहा कि भारत के बाहर इतना ब्लैक मनी है, जो वापस आएगा तो हर बैंक अकाउंट में 15 लाख दे देंगे। आज तो यहाँ 2 वक्त की रोटी भी मुनासिब नहीं है। ऋषभ मुझे ऋषभ प्रणव माफी चाहूंगा। इन्होंने मेरे बात बोला है, तो मैं चाहता हूँ मैं जवाब दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मैं जवाब दे रहा हूँ। तुम्हारी की बात मैं बोलूंगा। मैं तुम्हारी की बात 15 लाख की बात की 15 लाख की बात की इन्होंने। तो मैं कहता हूँ कि ये हमें वो वीडियो दिखाए जहाँ पे मोदी जी ने ये बोला हो कि हम सारे लोगों के अकाउंट में 15 लाख में भेजूंगा। ये मुझे वीडियो दिखाए, मैं मान जाऊंगा कि वाकई में मोदी जी। पूजा सोर्स दिखाइए। पूजा सोर्स दिखाइए। मैंने अभी ही कुछ देर पहले रिपीट किया था। बिल्कुल पूजा बोलिए। अगर इन्हें कुछ भी बचाना है, इन्हें प्रोटेस्ट करना है भारत सरकार को, तो कहीं भी कुछ बात को घुमा के लेके चले। और दूसरों को भी पूजा सब लोग शांत रहिए, सब लोग शांत रहिए। ये किसके माइक से इतनी आवाज आ रही? पूजा आप सोर्स दिखाइए। अरे आप स्पीच देख लीजिए ना। स्पीच हमको दिखा दीजिए ना। आप दिखा दीजिए, आप दिखा दीजिए। आपने बोला है पूजा मैं 15 लाख सारे अकाउंट में भेजूंगा। उन्होंने एक एग्जाम्पल सोर्स दिखा दीजिए। पूजा प्रणव मैं मांग रहा हूँ जी। पूजा मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ इस चीज को लेके। अगर मैं गलत हूँ तो ये लेके आए, रिपोर्ट लेके आए कि मैं गलत। मैं तो कह ही रहा हूँ, आपने सोच दिया। पूजा मांग रहा हूँ पूजा आपसे, मैं तो पूजा आप मुझे एक वीडियो जबकि मोदी जी ने इतनी बड़ी बात बोली है, ये तो हर जगह अवेलेबल होगा ना। प्रणव अर्चित मैं सबसे शांति चाहूंगा जी। पूजा
ऋषभ हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं कि अब हम जाएं अब YouTube पे सर्च करें कुछ नहीं कुछ नहीं टाइम ये कुछ भी ये की बात है पूजा। आप हमारे पास समय नहीं है, हम कुछ भी बोल देंगे। अर्चित को भी बोलने का मौका दें, आप बात को इधर उधर मत बढ़ाइए। कोई बात नहीं बढ़ाई जा रही है। सुन अर्चित, आप भी सोर्स मांग रहे हैं कि नहीं पूजा से? यार हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली। पहली बात तो पूजा, आपका कहना तो है पूजा, कि ब्लाइंड पूजा पहले आप अपना सोर्स दिखा दीजिए। रुक जाइए अर्चित, आप जाके देख लीजिए उनकी स्पीच देख लीजिए। जाके देख लीजिए वाली बात नहीं है। आप मुझसे किसी चीज ये वो बात नहीं होती। मैं लाइव दिखाऊंगा आपको। पूजा बयान गलत होने से आपके माइनस पॉइंट्स हो सकते हैं। बयान गलत नहीं है, मैं बहुत कॉन्फिडेंस हूँ। आप अपना सोर्स दिखा दीजिए पूजा, आपने डिबेट की तैयारी की होगी। मैं भी बहुत कॉन्फिडेंस हूँ इस चीज को लेके। आप मुझे सोर्स दिखा दीजिए, मैं बोल दूंगा क्या वाकई में सही है। प्रणव अगर प्रणव सुनिए पूजा, अगर प्रणव उपाध्याय ने कुछ कमेंट दिया होता तो मैं भी उनसे सोर्स मांगता। वो ये नहीं कहते कि आप जाइए पूजा से मांगिए और उत्कर्ष से मांगिए। ऋषभ आप जी पूजा उत्कर्ष आप बोलिए। ऋषभ, मैं सोर्स दिखाता हूँ कि मोदी जी ने क्या बोला था। नहीं, यहाँ सोर्स नहीं देखना है, आप जाकर नहीं देखना है भाई, बिल्कुल सोर्स क्यों नहीं देखना है? कुछ नहीं देखना है। उत्कर्ष मन वही बोल देगा। 15 लाख की बात हुई है ना, मैं भी बड़ा खुश होऊंगा कि मेरे अकाउंट में 15 लाख आ जाएगा। ऋषभ, मुझे बोलने का मौका दिया जाए प्लीज। अर्चित आप शुरू करिए। अर्चित आप पूजा रुकिए। मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूँ। मैं देता हूँ आपको जवाब। पहली चीज, शिप्रा, आपने कहा कि लेकिन मैं फिर से कहूंगी कि हम थोड़ा सा ज्यादा साउंड बहुत बुरा कर रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। मौका पहली चीज, शिप्रा, आपने बोला कि 10 करोड़ लोग आगरा से नोएडा तक काम करते हैं। तो मैं आपको ये बता दूं कि पूरे यूपी की जो आबादी है वही 20 करोड़ है। तो इसका मतलब 50% आबादी वही काम करती है। पहली चीज ये। और दूसरी बात पूजा, आपके कॉन्फिडेंस से किसी भी देशवासी को कोई मतलब नहीं है। आपने कभी कोई फैक्चुअल बात मेरे सामने नहीं की है। मेरा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, आपने फैक्चुअल बातें नहीं की हैं, पहली बात। दूसरी चीज, आपने ब्लाइंड फेथ और फेथ की बात की। तो मैं आपको यह बता दूं कि आपका एक्सट्रीम ब्लाइंड फेथ है गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आपका एक्सट्रीम ब्लाइंड फेथ है। आपने कभी भी उसका पॉजिटिव व्यू देखा ही नहीं। जहां तक बात रही सबूत दिखाने की, तो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे भरोसा है कि नहीं? आपको ये तो पता होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बोलता है सही बोलता है। ये आपको पता है कि नहीं पूजा? आप इस बात को मानने को तैयार है? मैं ऋषभ आपके थ्रू पूजा से पूछना चाहूंगा कि क्या पूजा को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे भरोसा है? पूजा हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। मेरा पर्सनल भरोसा किस पे है, किस पे नहीं, किसी के पूछने से मैं बिल्कुल नहीं। आप हाँ या ना में जवाब दे दीजिए। आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे भरोसा, आपको भरोसा है? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा हुआ है साथ साथ कि बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द प्लेंटिव, यानी कि पर्सन जिसने एक्यूजेशन लगाया, बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन देम, डिफेंस में नहीं। उन्होंने पढ़ा नहीं है। हम डिफेंस कर रहे हैं, हमने अपना पॉजिटिव पॉइंट रखा है। अगर आपने ये पॉइंट हमारे अगेंस्ट में रखा है तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन यू। आपको दिखाना है प्रूफ कि हम गलत है। आप सीधा मुंह खोल के बोल नहीं सकते कि यू आर कॉन्फिडेंट एंड यू आर राइट। योर कॉन्फिडेंस डजंट सीम्स टू बी राइट, फाइन, इट डजंट प्रूव एनीथिंग राइट, not even a single thing. Confidence never proves anything right. We need proof. Thank you. ऋषभ, उत्कर्ष बोलिए। पहली बात मैं बता दूं कि रूल के कुछ खिलाफ जा रहे थे ये लोग। अभी इंग्लिश में कुछ बोला उन्होंने। रूल के खिलाफ जाना पूजा ने शुरू कर चुका है। वो बीच में इंटरप्ट बहुत कर चुकी हैं। ऋषभ चड्ढा, मैं कुछ बोलना चाहूंगा। पहले उत्कर्ष वर्मा बोलने दीजिए। उत्कर्ष वर्मा आप कुछ बोलना चाह रहे थे? हाँ बोलना चाह रहे थे जी। पूजा अपना माइक बंद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए जी। प्रणव जी ने कहा कि काफी पहले उन्होंने बोला कि पहले जो इसके सरकार थी उसके वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते थे, इसलिए उनको गूंगी पार्टी और क्या पार्टी कह देते थे। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि हरियाणा के लिए उन्होंने मोदी जी ने ये जो गवर्नमेंट चल रही है अभी जाकर उन्होंने कई सारी
ऋषभ आवाज नहीं आ रही है। जब आपकी डिबेट खत्म होने लगे तो प्लीज मुझे 2 मिनट का या 10 सेकंड का टाइम दीजिए, तो मुझे भी कुछ बोलना है। उत्कर्ष, आपकी आवाज नहीं आ रही है ऋषभ, वो हमसे क्वेश्चन कर रहे थे। तो उनके ग्रुप से कोई और कर सकता है। शिब्रा, शिब्रा माइक ऑन करना हो। जी, मैं कह रही थी जब आशीष मिश्रा ने कहा कि 20 करोड़ आबादी है, 20 करोड़ नहीं 23 करोड़ आबादी है। उत्कर्ष शांत हो जाइए आप। 23 करोड़, जी शिब्रा। 23 करोड़ आबादी है। जब मैंने 10 करोड़ का आंकड़ा रखा तब मैंने ये नहीं कहा था कि आगरा और नोएडा में सिर्फ उत्तर प्रदेश के लोग काम करते हैं। इस मुल्क में हर राज्य के लोग काम करते हैं। पहली बात, हम यहाँ जीडीपी पर डिस्कशन करने आए थे, जो कि मैंने आंकड़े गुनाए, ना सिर्फ इससे पहले एनएसएसओ के जो आंकड़े थे ना सिर्फ वो मैंने गिनाए, मैंने अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी फिच और इंडिया रेटिंग और गोल्डमैन बैंक का आंकड़ा गिनाया। मैंने आपको बताया कि कोरोना के आने से पहले ही हमारी अर्थव्यवस्था बहुत चरमरा चुकी थी, नेगेटिव में थी मैन्युफैक्चरिंग, उसका मुझे कोई जवाब नहीं मिला। और रही बात उसकी, आई वांट टू टॉक अबाउट ये सारे आप मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन हमारे। शिब्रा, लोगों का कहना है कि ग्रुप बी में से सिर्फ आपकी कमेंट आपके टीम को मॉनिटर कर रही है। अब मैं ये डिसाइड नहीं कर सकती, शायद मेरे 2 पार्टनर्स जो हैं वो इतने डोमिनेंट नहीं है, लेकिन मैंने इसका कोई ड्रॉबैक अपने स्पीच पर नहीं होने दिया। और हमारे एक पार्टिसिपेंट ने मुझसे सवाल किया था कि आपने कहा था कि हम जीडीपी, पार्टिसिपेंट नहीं पूजा, शिब्रा नाम पार्टिसिपेंट ने नहीं, किसी आपके व्यूअर ने कहा था कि आपने कहा था कि हम जीडीपी फैलेंगे, आप लोगों की जान बचाइए। हम हर रोज 1 लाख का आंकड़ा पार कर रहे हैं, 97,000-95,000 के आसपास हम चल रहे हैं। हम दूसरे नंबर पर हैं, सबसे ज्यादा मौतें हमारे यहाँ हुई। अगर कहा जाता है कि हम हमारी आबादी इतनी है, तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, हमारी वर्क पावर सबसे ज्यादा है, हम दुनिया की यंगेस्ट कंट्री है, हमारे यहाँ ह्यूमन रिसोर्स सबसे ज्यादा है, तो उसके हिसाब से होता है। अब हम ये नहीं कह सकते। और WHO ने शुरुआत में कहा था कि अगर नीतियां सही नहीं बनाई गई तो हर मुल्क की 80% आबादी कोरोना के गिरफ्त में आ सकती है। तो कोरोना से संबंध आबादी का नहीं था। और रही बात WHO एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिस पर हम सवाल नहीं उठा सकते जब तक उसके खिलाफ कोई भी क्राइम सिद्ध ना हो जाए। WHO पे सवाल मैं ही नहीं उठा रहा हूँ, WHO पे सवाल अमेरिका भी उठा रहा है। सारे अमेरिका उठा रहा है। अमेरिका में मैं चुनाव की बात बिल्कुल नहीं करना चाहती, हर मुल्क उठा रहा है, लेकिन जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक हम किसी हेल्थी डिबेट में चुनाव की बात आपने शुरू में ही कर दी थी शिब्रा। चुनाव की बात अच्छा छोड़िए, कंटिन्यू। तो फिर भी पूरी दुनिया, हर कंट्री WHO के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही काम कर रही है। इसका मतलब है WHO में किसी ने अपना फेथ नहीं गंवाया है। हो सकता है कि कोई अपनी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स या घरेलू राजनीति को साधने के लिए सवाल उठा दे, क्योंकि अमेरिका और चाइना के अपने सामरिक रिश्ते हैं, अपने विदेशी रिश्ते हैं, उस पर हम नहीं जाना चाहते। हमारा डिबेट का मुद्दा है जीडीपी, जिसके आंकड़े मैंने गुनाए कि कोरोना से पहले भी हमारी जीडीपी काफी चरमरा चुकी थी। और उसके रिस्पॉन्स में मुझे कहा गया था कि 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया गया था, 2008 में वो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन में थी, तब अर्थशास्त्री ने संभाला ना। उस वक्त के अर्थशास्त्री संभाल सकते हैं, तो इस वक्त के अर्थशास्त्री अगर नहीं संभाल सकते तो सत्ता की जवाबदेही तो तय करनी होगी हमें। अर्चित मैं आपके द्वारा शिब्रा से पूछना चाहूंगा कि जब प्रणव ने उनसे 1991 की इकोनॉमी ड्रॉप पे सवाल उठाया तो उन्होंने क्या बोला था? मैंने कहा था इकोनॉमिक क्राइसिस आई थी, उससे पहले 1991 से पहले हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म, 1991 में हमारा इकोनॉमिक रिफॉर्म हो रहा था। 1991 से काफी पहले हमारे यहाँ माइनस में नेगेटिव सबसे ज्यादा खराब जीडीपी थी, -5.2%। और किसी भी पार्टिसिपेंट को यह हक नहीं है मुझसे सवाल करने का आपने क्या कहा था। मैंने जो कहा था आपने सुना है, आपका फर्ज था आप काउंटर पॉइंट देते।
मैं जब आपको काउंटर पॉइंट देना चाह रहा हूं तो आप सुनने को ही नहीं तैयार हैं। जब 1991 की बात पे आपका ये काउंटर पॉइंट सही है कि रिफॉर्म्स आए, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए, इसलिए जीडीपी और इकोनॉमी हिली, तो आज अगर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए तो आपको ये क्यों नहीं समझ में आ रहा कि हाँ ऑब्वियसली नेगेटिव इंपैक्ट आएगा। और शिब्रा, आपने अभी यही बोला था कि कोरोना के बीच में ही अर्चित शिब्रा, अभी आपने यही बोला था कि कोरोना के बीच में ही हमारी जीडीपी और माइनस में गई है। मैं सही हूं शायद शिब्रा? जी, आप अपना सवाल फिर से दोहरा सकते हैं? आपने अभी बोला था कि हम कोरोना से पहले हमारी जीडीपी माइनस में थी, लेकिन कोरोना के बाद इसका परसेंटेज और बढ़ा है। एग्जैक्टली, जिसके लिए कोरोना जिम्मेदार है, ये आपने बोला है। एग्जैक्टली, मैंने ओपनिंग कमेंट में कहा था कि कोरोना जिम्मेदार है, कोरोना बहुत जिम्मेदार है, लेकिन सिर्फ ये कह देना कोरोना और लॉकडाउन जिम्मेदार है, ये सही नहीं है। पहले से हमारा बहुत सारा सेक्टर नेगेटिव में था। 3.3। किसने कहा कि सिर्फ कोरोना और लॉकडाउन जिम्मेदार है? मैंने एक भी बार ये बात नहीं कही कि कोरोना और लॉकडाउन सिर्फ जिम्मेदार है। मैंने आपको कई बार बताया है कि इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो वो इंडिया में 2016 से भी हुए। 2016 में आपका डिमोनेटाइजेशन हुआ, आपका जीएसटी आया, और मैं आपको एक और बात बता दूं कि 1991, 2008 और आज के समय में फर्क है। हम 135 करोड़ की आबादी है, 135 करोड़ की आबादी, और इतना नोटबंदी के बाद स्टिल डेवलपिंग कंट्री हमारी 8 पॉइंट कुछ गई थी। और अगर आप इकोनॉमी की बात कर रहे हैं तो अगर हम सिर्फ इकोनॉमी लेते रहेंगे और देश के डिफेंस के लिए कुछ भी नहीं रहेगा और कोई और पॉलिसी आएगी ही नहीं, तब इकोनॉमी होने का क्या फायदा? Obviously we needed reforms not only in economic sector but in many other sectors which were happening. पूजा यादव, ग्रुप बी पूजा यादव, लगता है पूजा यादव डिबेट छोड़ के चली गई हैं। पूजा यादव, आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। ओके, तो पहले तो मैं मिस्टर अर्चित मिश्रा ने बोला था कि ये लोग कोई और दूसरा पहलू और दूसरा पक्ष देखना ही नहीं चाहते। ऐसा भी नहीं है, मैंने रिसर्च की है। आज बेरोजगारी, सरकार ने कहा था कि वो 2 करोड़ आपकी रिसर्च देखी है सबने? आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है, जी बिल्कुल। मिस्टर चड्ढा, आप ऑर्गेनाइजर हैं, आपको इस तरह कमेंट करने का हक नहीं है। नहीं बिल्कुल है, क्योंकि मेरा हक है प्रूफ मानना, और पूजा यादव ने सीधे बोल दिया कि प्रूफ नहीं है हमारे पास, तो हम कैसे कर सकते हैं? उनकी रिसर्च बिल्कुल सही जा रही है। ऋषभ, जी पूजा। ओके, इन लोगों ने कहा कि ये लोग मतलब जो एक विशेष विचारधारा से प्रभावित है। ओके, ये लोग कोई और पहलू देखने नहीं चाहते। आप फिर से वही बात बता रही हैं पूजा। हाँ ओके, ये इन्होंने बोला कि विशेष विचारधारा, हाँ मैं मानता हूँ, मैं विशेष वो मान रहा हूँ कि हाँ मैं बीजेपी वाला हूँ, मैं मानता हूँ कि मैं बीजेपी वाला हूँ। जी प्रणव। नहीं मैं मान गया ना, मैं मान रहा हूँ, लाइव मान रहा हूँ कि मैं बीजेपी वाला हूँ। बोलिए। ऋषभ, लेकिन डिबेट हाँ पूजा, हाँ पूजा। निजी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं। मैं प्रणव जी की तो शिप्रा पूजा ही ला रही है ना, दो विचारधारा को पूजा ही ला रही है बीच में। ऋषभ, आप मेरी बात कहा कि आप, मैं थोड़ा सा बोल सकती हूँ पूजा। उन्होंने कहा आप विशेष विचारधारा वालों को अलग रख रहे हैं। उन्होंने बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा का नाम नहीं लिया। ये नहीं बोला, उन्होंने ये नहीं बोला कि विशेष, उन्होंने मुझे बताया। अरे ऋषभ, तो शायद अब आप जानवर को एनिमल बोलेंगी तो हम लोग को समझ में नहीं आएगा क्या पूजा? ऋषभ, मैंने कहा जी पूजा कंटिन्यू करिए। सोर्स लेके आ रही है ना 15 लाख की, अभी तक वो सोर्स ले आ रही है। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी, जो प्रणव जी ने कहा कि मैं बीजेपी पार्टी के समर्थक हूँ, बेशक रहिए, आपकी अपनी ये विचारधारा है, आपका अपना वो है। हर किसी का पर्सनल चॉइस है कि वो किस पार्टी, किसको सपोर्ट करता है, ये हर किसी की निजी है और ये इसमें कुछ बुराई नहीं है। सेकेंड, अर्चित मिश्रा ने कहा कि ये लोग कुछ और देखना ही नहीं चाहते हैं। मैंने रिसर्च की है, अब 2 करोड़ नौकरी देने की बात की थी इन्होंने, आज 2 करोड़ से ज्यादा नौकरी जा चुकी है। लेकिन मैं इसके लिए सारा दोष जो है सत्ताधारी पार्टी को नहीं देना चाहती। उन्होंने तो पहले से ही चिंता जता दी थी कि युवाओं को बता दिया था। कुछ नेताओं ने गाय पालने से लेकर पकोड़े बेचने तक की सलाह दे दी थी, ताकि जो युवा है वो रोजगार की मार न खाए। इसलिए मैं उनको अप्रिशिएट करती हूँ इस चीज के लिए, और मैं बिल्कुल नहीं
आप सही कह रहे हैं। शिवरा आप क्या ऐड करना चाह रही हैं? शिवरा आप क्या ऐड करना चाह रही थी? आप पूजा की कमेंट कुछ ऐड करना चाह रही मैं थी? बोलना चाहूंगा। जी जी अब मेरी आवाज आ रही है? अभिनव हाँ जी, सबसे पहली बात तो मैं बोलना चाहूंगा, हम लोग को बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए कि हम लोग के अकाउंट में 15 लाख रुपए आ रहा है। और एक सवाल मैं पूछना चाहूंगा ऋषभ चड्ढा, आपकी तरफ से मैं पूछना चाहूंगा कि आप पूजा जी से आप एक चीज पूछिएगा, ठीक है? प्लीज मुझे बोलने दीजिए, क्या उन्हें जुडिशरी पे भरोसा है? जी एक बार पूछिए, मतलब कि फिर मैं अपनी बात रखूंगा। क्या उन्हें जुडिशरी पे भरोसा है? फिर से वही हरकतें जी की पूजा जा जी, रही हैं, आपको आप प्लीज देख जुडिशरी लीजिए। शिवरा एक मिनट आपका पॉइंट रखा जाएगा। नहीं, असल में हरकतें मैं तो 15 लाख की बात पूजा जी नहीं की ना, बात रख रहा हूँ। अभी पूजा पकौड़े वाली 15 हरकत लाख, फिर से हुई है। मैं आ रहा हूँ बोलने दीजिए पकौड़े पे, मैं आ रहा हूँ। कार्तिक मैं चाहूंगा कि सबको म्यूट कर दीजिए एक्सेप्ट पूजा। प्लीज जी पूजा बोलिए, हाँ या ना? ये कैसा सवाल है, मतलब कि मुद्दों से भटक रहे हैं, ये फैक्ट्स पे कुछ क्यों नहीं बात करते हैं? मैं किसका समर्थन करती आप हूँ, हाँ या ना में जवाब दीजिए बस। हाँ या ना? बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल। बिल्कुल नहीं। जी अभिनव आप कंटिन्यू करिए। हर बात पे पक्षपात नहीं कर सकते। मैं पूजा जी एक मिनट जी, असल में मेरा सवाल ये है, क्या पूजा जी को जब जुडिशरी पर भरोसा ही नहीं है? क्योंकि असल में जुडिशरी की चीज बताता हूँ, जब भी जुडिशरी में कोई भी बात रखी जाती है तो वहां ना फीलिंग्स होती है ना इमोशंस होते हैं, ठीक है? आपने कोई बात रखी है, वहां केवल एक चीज चलता है, प्रूफ, एविडेंस। तो पूजा जी दिखाइए कि 15 लाख रुपए मोदी जी ने कहां पे बोला हुआ है कि सारे सबके अकाउंट में 15 लाख रुपए आएगा। तो इतना तो 6 महीने में आम आदमी क्या कहते हैं 15 लाख रुपए कमा ही नहीं सकता था कोरोना लॉकडाउन के चलते। अगर कोरोना और लॉकडाउन होता ही ना तो लोग क्या कहते हैं 6 महीने में 15 लाख रुपए अकाउंट बनाना बहुत बड़ी बात है। 15 लाख रुपए कब आ रहा है फिर? मैं तो बहुत ज्यादा इंतजार कर रहा हूं। अभिनव इस बात पे चर्चा हो चुकी है जी। पूजा जी के पास इसके लिए कोई सबूत नहीं है कि इनका ये कहना बिल्कुल सही हो सकता है। अर्चित फिर मैं पकौड़े वाले पे सबूत बांधूंगा तो फिर पूजा जी बुरा मान जाएंगे। पूजा जी मतलब ऐसा कहा उन्होंने कि देश की उन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात की थी और उसके बाद फिर उन्होंने कोई रोजगार नहीं दिया। तो पहले मैं आपको ये बता दूं कि उन्होंने 2 करोड़ नौकरियां खो दी कि सरकार ने जब नौकरी देना शुरू किया था बीजेपी ने आके, तो 1 करोड़ 20 लाख नौकरी उन्होंने गवर्नमेंट सेक्टर में दी और 6 करोड़ नौकरी उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में दी। ठीक है, 6 करोड़ नौकरी उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में दी। प्राइवेट सेक्टर की नौकरी कोई गिनती ही नहीं कर रहा है भाई। नौकरी तो वो भी है, तुमको आपको उसे तो करना पड़ेगा ना। ऑब्वियसली उन्होंने इन्वेस्टमेंट कराई बड़ी प्राइवेट कंपनी से ताकि नौकरियां मिले। प्राइवेट इन्वेस्टर से इसीलिए इन्वेस्टमेंट होती है ताकि आपको जॉब्स मिले। ठीक है, ये होता है प्राइवेट कंपनी से इन्वेस्ट कराने का मतलब। 1 करोड़। और पूजा जी आप तब से इमोशंस पे बहस लड़ने की कोशिश कर रही, तो मैं आपसे कई बार ये कहूंगा कि प्लीज फैक्ट्स पे लड़िए, बिकॉज इमोशन पे अगर हम भी आए तो हमने 2014 2019 दोनों बार बहुमत हासिल की थी। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि सबका मानसिक इस समय स्थिति क्या है। शिप्रा 2014-2019 हमने बहुमत हासिल की थी। इस वाक्य का अवलोकन मैं नहीं करना चाहूंगी। मैं ये बात कर रही थी कि हमने जीडीपी पर बहुत कम बोला। हम नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री पर चले आए, 15 लाख पर चले आए। और रही बात तो पकौड़े की, तो एंटरप्रेन्योर कौन आया 15 लाख मुद्दे से कौन भटका रहा है भाई? मैं तो बार बार बोल रहा हूँ। माफी चाहूंगा शिप्रा, जीडीपी पे हो रही थी, बेरोजगारी पे गए, फार्मर पे गए। अब पता ना अगर आगे चलेगा तो पता ना और किस किस टॉपिक पे जाएंगे। 15 लाख लोग अभी 2014 के पहले की बात शिप्रा, हमने अभी 2014 के पहले की बात 15 लाख के पकौड़े आपकी टीम ने तले हैं जी। शिप्रा एंटरप्रेन्योर की बात करते हुए पकौड़ों को भी रोजगार का माध्यम इस मुल्क के प्रधानमंत्री ने बताया था। वो एक प्रोफेशनल तरीका था बात करने का, जिसे एक आम नागरिक ने पकौड़े तलने के एडवाइस की तरह लिया। अब मैं फिर से आ रही हूँ, हम जीडीपी की बात कर रहे हैं, जीडीपी पर हमें बात करनी चाहिए। हमारी संगठित क्षेत्र की जीडीपी -23.9% है, -24 है। ये असंगठित क्षेत्र जिसकी हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है,
उसकी जीडीपी अगर हमारे सामने होती, उसके आंकड़े हमारे सामने होते तो हम -50 के ऊपर होते। तो ये तब हमारे पास वो इकलौता बहाना जो कोरोना है, जो ब्रिटेन की भी जीडीपी चली गई, इसकी भी जीडीपी चली गई, वो भी चला जाएगा। 1.5 घंटे की डिबेट, 1.5 घंटे से ज्यादा डिबेट हो गई है। अब मैं चाहूंगी कि आप थोड़ा सा कोरोना बहाना है। बस एक्सप्लेनेशन शिब्रा आपकी बात, बस आपकी बात मतलब इन शिब्रा का कहना यह है कि कोरोना जो है वो गवर्नमेंट का बहाना है। गवर्नमेंट के बहाने की बात नहीं है। आपने ये मुझे ये बताइए कि इतना बड़ा ड्रॉप जो आया, जो इतना बड़ा ड्रॉप हमने लीप ली -23.9 की, उसका मेन रीजन तो यही था कि हमारा कंजम्पशन और हमारा इन्वेस्टमेंट ये दोनों बंद हो गया। ठीक है, वो हर सेक्टर से बंद हो गया और उसका रीजन था कोरोना। इन्वेस्टमेंट और कंजम्पशन के बंद होने का रीजन था कोरोना। इस वजह से हमने इतनी बड़ी लीप ली। क्योंकि अगर मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप एक बार क्वार्टर टू क्वार्टर के अगर आप स्टैटिक्स देखेंगे तो 0.07 पॉजिटिव में हम चल रहे हैं, जो कि बाकी सभी देशों से काफी बेहतर है। 0.07 पॉजिटिव में चल रहे हैं, माइनस में है। ओके, क्वार्टर टू क्वार्टर बाकी सारे देश माइनस में है। अर्चित, प्रणव, शिब्रा, मैं अब दोनों टीमों से चाहूंगा कि वो अपने अपने कंक्लूजन रखें। ग्रुप ए तीनों लोग अपने अपने कंक्लूजन रखें। हमारे कंक्लूजन के हिसाब से कि सरकार ने सारे कदम उठाए, सरकार ने सारे कदम उठाए। हाँ, मैं मानता हूं कि कुछ कदम में उनका जो उन्होंने अज्यूम किया था वो रिजल्ट्स नहीं निकले, पर हमने किसी भी सरकार से, कई देशों से बेहतर परफॉर्म किया है और ऑब्वियसली हमारी इकोनॉमी एकदम से इररिपरेबल डैमेज में नहीं गई है। हम वापस आएंगे, वी विल बी बेटर इन द नेक्स्ट स्टेज। थैंक यू। प्रणव। जीडीपी जो हमारी अभी गिरी हुई है वो सीधा मैं मान रहा हूं कि जीडीपी जो है वो इस गवर्नमेंट में थोड़ी बहुत इधर उधर है, लेकिन ये कहना कि नहीं जीडीपी जो है एकदम ऐसे हो गई है वैसे हो गई है, हर कंट्री का यही हाल है। हम और आप खुद घरों में पड़े हुए हैं कई दिनों से। तो कंक्लूजन हम यही करेंगे कि गवर्नमेंट अपने उस पे काम कर रही है, आगे जाके गवर्नमेंट अपना काम करेगी। जी प्रणव। अभिनव। मेरी आवाज आ रही है? जी अभिनव। जी, सरकार ने इस लॉकडाउन के चलते मेड इन इंडिया को काफी बढ़ावा दिया था, लेकिन आपको यही बता दें कि मेड इन इंडिया अपनी इकोनॉमी को संभालने के लिए किया गया था, लेकिन आज भी कई लोग मेड इन चाइना ही यूज कर रहे हैं। तो हम लोग मेड इन इंडिया यूज करेंगे तभी तो हमारा थोड़ा इकोनॉमी भी लेवल हाई करेगा ना, क्योंकि हमें सपोर्ट करना पड़ेगा फिर हर चीजों को। और लॉकडाउन हमारे यहाँ का बहुत बड़ा चीज था, क्योंकि इसको पूरे वर्ल्ड ने सराहा है, इंडिया को काफी उन्होंने प्रेस किया था इस चीज के लिए। अर्चित, मैं जाऊंगा, फाइनल कंक्लूजन दीजिए। अर्चित जी, फाइनल कंक्लूजन जैसा कि मैंने दे दिया, बिना फैक्ट्स के, बिना बेबुनियाद सवाल उठाना आप सरकार पे बंद कर सकते हैं, क्योंकि हमने सारे फैक्ट्स जो भी थे वो हमने रख दिए हैं। कंक्लूजन चाहे मिल के निकाल सकते हैं, बाकी हमने बता दिया है कि सरकार ने क्या क्या किया, किस तरीके से रोजगार रखे, किस तरीके से उन्होंने एमएसएमई के लिए फेवर में किया, किस तरीके से उन्होंने फार्मर्स के लिए क्या कदम उठाए और कोरोना लॉकडाउन क्यों था। हमने सारी चीजों का एक्सप्लेनेशन दे दिया है। जीडीपी गिरने का भी एक्सप्लेनेशन हमने दे दिया है। अब इसके बाद इससे आगे अगर कोई सवाल इनके पास है तो ये हमसे पूछ सकते हैं। सवालों का समय खत्म हो चुका है। शिप्रा, कंक्लूजन। ओके, सवालों का समय खत्म हो चुका है। मैं फिर से दोहराना चाहूंगी, -50 की जो दर है वो सिर्फ लॉकडाउन में नहीं आई है। मैंने 2018 से गिरती हुई जीडीपी का ये आपका तब से सिर्फ असम्पशन चल रहा है कि -50 चला जाएगा, -50 चला जाएगा। इसका कोई भी अभी तक प्रूफ नहीं था कि -50 चला ही जाएगा। आप फिर से असम्पशन पे बात कर रही है, इस फैक्ट पे बात करिए। क्या मैं कैसे मान लूं बिना किसी फैक्ट के? नहीं है, मेरे सामने जो फैक्ट रखे हैं मैं उन सभी को मान रहा हूँ। मेरे सामने जो फैक्ट्स रखे हैं मैं उन सभी को मान रहा हूँ। बिना देखे मैं नहीं मान सकता कि ये ऐसा हो जाएगा, रिजल्ट ये आएगा। अच्छा, शिप्रा को बोलने दीजिए। जी शिप्रा। क्या ये फैक्ट नहीं है कि हिंदुस्तान की 50% से ज्यादा आबादी संगठित क्षेत्र में काम करती है? अगर 50% से कम आबादी का जो आंकड़ा है -6.0
24 का है, अगर नमस्ती क्षेत्र का जोड़ दिया जाए तो क्या वो 50% के ऊपर नहीं चला जाएगा? पहली बात, कोरोना को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मैंने भी शुरुआत में अपनी ओपनिंग पॉइंट में कहा कि कोरोना भी रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन कोरोना अकेले रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हमारी नीतियां बहुत गड़बड़ा चुकी थी। 2019 के शुरुआत से 2020 के शुरुआत तक हमने जीडीपी का 3% खोया है। अब रही बात तो सवाल कि क्या जीडीपी हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते जान को लेकर के, तो सबसे ज्यादा जान गंवाने वाले देशों में हम दूसरे नंबर पर हैं। सबसे ज्यादा कोरोना केसेस में हम दूसरे नंबर पर हैं। विदेश नीति हमारी चौपट हो रखी है। लॉकडाउन हमारा फेलियर रहा है। इकोनॉमी हमारी फेलियर रही है। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि अगले 10 साल लग जाएंगे किसे कोप करने में। इंडिया रेटिंग का कहना है कि -12% की साल भर की जीडीपी रहेगी। तो लॉकडाउन को जो हम रिस्पॉन्सिबल ठहरा रहे हैं, तो क्या वो साल भर लॉकडाउन लगा था? 2 महीने का लॉकडाउन था ना। तो कोरोना और लॉकडाउन को रिस्पॉन्सिबल हम सब कह रहे हैं, लेकिन जवाबदेही हम तय कर रहे हैं उनकी जिन्होंने कहा था मैं तो प्याज खाती ही नहीं, मैं कैसे। शिप्रा, एक रेशियो बता दीजिए, कितना % कोरोना और कितना उन्होंने प्याज की बात की है। हेलो, प्याज की बात की है तो मैं भी बोल दूं कि मनमोहन सिंह ने कहा था कि पैसा पेड़ पे नहीं उगता है। जब स्लो डाउन, मनमोहन सिंह की जवाबदेही मैं नहीं दे सकती। मैं जिस सत्ता के द्वारा मेरा मुल्क इस वक्त शासित है, उस सत्ता से मेरा सवाल करना मेरा हक है। मैं सवाल कर रही हूँ कि महंगाई पर जब सवाल किया गया तो उन्होंने संसद में ये क्यों कहा कि प्याज महंगी है तो मैं क्या करूं, मैं तो खाती ही नहीं। मुख्य आर्थिक सलाहकार ने ये क्यों कहा कि कब सुधार आएगा अर्थव्यवस्था में, नहीं कहा जा सकता। अगर पहले हम एक्सेप्ट करेंगे कि हमारी अर्थव्यवस्था डामाडोल है, फिर हम सही करेंगे। और अगले 10 साल, अर्थशास्त्रियों का तो वैसे भी मानना है कि अगले 10 साल लग जाएंगे। फिंच ने कहा है कि इस साल 10.5% से ज्यादा रहेगी। साल भर तो हम लॉकडाउन में थे नहीं। तो फिर से मैं कहूंगी कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये कोई आपका जनाजा नहीं है, तख्त है, इधर जाइए 5 साल रहिएगा। ठीक है शिप्रा। उत्कर्ष, फाइनल कंक्लूजन। उत्कर्ष, जनाजा की बात हो रही है, फिर मैं आ जाऊंगा अपने भाषा पे तो फिर बोलोगे ये शायरी है, ऋषभ चड्ढा की ऐसे बोल रहे हो। निजी तौर पर ना ले, मुझे शायरी नहीं पसंद है ना। यहाँ पे शायरी मैं भी तब शायरी पढ़ने लगता हूँ, 1-2 पढ़ देता हूँ शायरी। यहाँ पे जीडीपी पे डिबेट हो रहा है कि शायरी पे हो रहा है? हर शख्स अपने वक्तव्य को भार देने के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर सकता है। वही तो कह रहा है ना। ये भाव कौन सा भाव है भाई, मुझे बताओ जरा। प्रणव उत्कर्ष वर्मा ये नहीं देख रहा है कि पीएम फंड का इस्तेमाल इंडिया कितना अच्छा कर रहा है। कहाँ हमारे पास वेंटिलेटर कहाँ था 50 सालों में, 60 सालों में, अब भारत वेंटिलेटर में कहाँ है, ये कोई नहीं देख रहा है। डिबेट को खत्म होने दीजिए। तो हम क्राइसिस में अभी आए हैं और पीएम केयर फंड का डिटेल हमारे पास नहीं है। शिप्रा, आप म्यूट हो जाएंगी। नहीं रहेगा पीएम घर पर नहीं रहेगा ना, पीएम पे उस पर नहीं कोई बात करेगा। मैं चाहूंगा म्यूट कर दीजिए, आप दोनों को म्यूट कर दीजिए जी। उत्कर्ष वर्मा, फाइनल कंक्लूजन। फाइनल कंक्लूजन ये है कि जीडीपी आने के बाद हम और आप जो है आगे आए हैं इस पर बहस करने के लिए, लेकिन हम चाहते हैं कि जो सरकार है इस समय उसको भी आगे आना चाहिए, और जो कि नहीं आई है। और प्रणव जैसा कि कहा उन्होंने कि जब काम करेगी तो बोलेगी और कहेगी, तो इसका मतलब है कि अभी वो काम कुछ करके नहीं आई है। कहाँ आई? उन्होंने ना कुछ ट्वीट किया, ना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, ना कुछ किया। जीडीपी पर उन्होंने कुछ बोला नहीं, तो कैसे हम जान लें कि आगे आई है? और प्रणव ने ये कहा है कि जब सरकार कुछ करेगी तो बताएगी। नहीं रही है जी। प्रणव क्या बोल रहे थे आप? नहीं, पहले मेरी बात पूरी होने दीजिए। रुकिए प्रणव, आपने इंटरप्ट करते हुए कुछ बोला। प्रणव, हाँ, मैंने बोला कि अब सरकार ये भी सब ट्वीट करेगी, ट्वीट पे बताएगी कि हम जीडीपी कर रहे हैं, ये जीडीपी पे हम काम कर रहे हैं, वो जीडीपी पे। अब सरकार ट्विटर पे बात करेगी जीडीपी के बारे में। सरकार बताएगी कि हम क्या काम। उत्कर्ष, ये भी सब प्रणब बोल रहे हैं, ये भी सब ट्वीट। अच्छा, मतलब जीडीपी इनके लिए कोई मायने नहीं रखती, बोल रहे हैं ये भी सब अब ट्वीट करेगी। बिल्कुल मायने रखती है। ठीक है। आप अपना व्यू खत्म करिए। उत्कर्ष, मेरा बस यही कहने का। उत्कर्ष,
उत्कर्ष की बात खत्म नहीं हुई है शायद। उत्कर्ष, हेलो। हाँ, मेरा बस ये कहने का मतलब है कि सरकार को इस बारे में आगे आना चाहिए और बोलना चाहिए। और जो भी हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन की वजह से नहीं हुआ है, ये पिछले कई साल के आंकड़े हैं जो अभी तो पहले रिस्पॉन्सिबल हमारी सरकार टीम है, ने बताए। पूरी तरह से सरकार है, आपका कहना यही है? पूरी तरह से नहीं है, लॉकडाउन पे कुछ असर है, लेकिन तो ब्लेम कर नहीं सकते ना पूरी तरह कि हाँ सिर्फ और सिर्फ लॉकडाउन है या लॉकडाउन ही थोड़ा वजह है, और भी कई तो सारी आप वजह हैं। एक तरफ होइए ना उत्कर्ष, एक तरफ हो जाइए। इसमें देखिए सरकार की भी गलती है। उत्कर्ष का कहना कुछ, चलिए ठीक है। पूजा, पूजा यादव लग रहा है फिर से डिबेट छोड़ के चली गई हैं। तो इसी पे हम खत्म करते हैं, क्योंकि पूजा अपना आखिरी स्टेटमेंट देने के लिए लग रहा है मौजूद नहीं है, वो प्रूफ ढूंढने गई होंगी। तो इसी बात पे हम खत्म करते हैं। शिप्रा ने कंक्लूजन दिया कि सरकार रिस्पॉन्सिबल है। आवाज आ रही है? पूजा आप लेट है, पूजा आप लेट है। नहीं, आवाज बंद थी ऋषभ, प्लीज आई वांट पूजा आप लेट है। आप 1 मिनट है आपके पास, जल्दी बोलिए। ओके। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों की जो आपने इस बहस को रखा। जब देश के आरबीआई गवर्नर और फाइनेंस मिनिस्टर इस बात पे जवाबदेही जरूरी नहीं समझते तो ऐसी बहस होना जरूरी हो जाता है। लास्ट आई जस्ट वांट से कि हम निश्चित तौर पे बहुत गहरे संकट से गुजर रहे हैं, बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं। सो आई जस्ट वांट कि गवर्नमेंट को डिमांड रिवाइव कराना चाहिए, प्रोडक्शन साइड लाइक एग्रीकल्चर सर्विस पर फोकस करना चाहिए, और रूरल पे बहुत काम किया वोट बैंक के लिए, अब अर्बन सेक्टर पे काम करने की जरूरत है, जॉब क्रिएशन की जरूरत है। आई कंप्लीट दिस, आई एंड। ओके, तो सभी लोगों ने आपके व्यूज सुन लिए हैं। ग्रुप पे प्रणव उपाध्याय, अभिनव और अर्चित के, और शिवरा, अरशद सिद्दीकी, उत्कर्ष और पूजा यादव के। तो मैं लोगों से चाहूंगा जितने लोग भी मौजूद है जल्दी जल्दी कमेंट में ग्रुप ए या ग्रुप बी लिखें, जिसको भी आप वोट देना चाहते हैं। तो इस हिसाब से हमारी इस डिबेट के विनर डिसाइड होंगे। सभी लोग कमेंट चेक करिए। मैं चाहूंगा कार्तिकेय प्लीज कमेंट चेक करिए। दोस्तों आपको ग्रुप ए या ग्रुप बी लिखना है, किसी के नाम नहीं लिखने हैं। ग्रुप ए में है प्रणव, अर्चित, अभिनव। ग्रुप बी में है शिवरा, अरशद सिद्दीकी, पूजा यादव, उत्कर्ष वर्मा। कार्तिकेय यादव प्लीज वोट काउंट करके जल्दी से बता दीजिए। और दोस्तों अगर आप हमारी डिबेट को फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए यू टर्मिनल। और अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब बटन क्लिक करिए, क्योंकि नेक्स्ट संडे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, और कुछ नए लोग होंगे हमारे साथ जुड़ने वाले। हमारी यू टर्मिनल की टीम 4 लोगों की है, जिसमें हमारे साथ हैं, मीडिया टीम में है हमारे साथ कार्तिकेय यादव और ऋषभ चड्ढा, और हमारे 2 लोग और हैं, प्रणव उपाध्याय और अनुराग जी। कार्तिकेय, प्रणव उपाध्याय को आपकी पार्टिसिपेंट दिया है ना? शिप्रा जी बोलिए। शिप्रा क्या बोल रही हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रही थी, शायद मेरा माइक ऑन रह गया। मैं ये कह रही थी कि मेरे व्यूअर्स से मुझे थोड़ा सा शिकायत थी कि आपने सवाल सिर्फ मुझसे किए, किसी और से भी कर लेते। थोड़े से मैं आपके व्यूअर्स, जनता सवाल क्या पूछती है, जनता क्या सवाल पूछती है, उसका अंदाजा मुझे हो जाता है। आपको व्यूअर्स से शिकायत है? इट वॉज अ काइंड ऑफ जोक। मैंने 3 रिसीव किया, अगर सामने एक प्रश्न आ जाते तो मुझे बैलेंस फील होता। ओके, कार्तिक रिजल्ट प्लीज। ओके 1 मिनट मोर।
गाइस प्लीज किसी एक को वोट दीजिए। आप दोनों लिख रहे हैं ग्रुप ए और ग्रुप बी, किसी एक को। शिब्रा, ऑडियंस अक्सर उसी से सवाल पूछती है जिसके स्टेटमेंट उसे समझ नहीं आते हैं। नहीं हो सकता है हम लोग स्टेटमेंट समझ में आ रहे हो, शायद ज्यादा समझ आते हैं इसलिए। नहीं, जिसके स्टेटमेंट ऑडियंस को हिट करती है जी। हाँ भाई, वही कहने का मतलब है मेरा, वही कहने का मतलब है। स्टेटमेंट मैंने बोला ना। तो मतलब आपके ख्याल से हिट वर्ड नेगेटिव हो गया? मुझे ये जानकारी इस डिबेट में मिली, शुक्रिया। बिल्कुल। अब आप डिबेट में चलते शायरियां सुनाएंगे तो फिर पब्लिक तो थोड़ा सोचेगी ना। सवाल नहीं, बातें करने का, एक वक्तव्य देने का इंसान का तरीका होता है। अगर आपके पास शब्दों की कमी है तो उसमें मेरी जिम्मेदारी नहीं है वो। और आप डिबेट हमारे पास तनाजा, चाटुकार और बाकी शिब्रा आपने एक चीज हमें सिखाया कि सपोर्टर को कहते हैं चाटुकारता। तो ये चीज मैं आज सीखा हूँ कि सपोर्टर को आपके नजरिए से कहते हैं चाटुकारता करना। अगर मैं प्रणब उपाध्याय का अगर मैं सपोर्टर हूँ तो मैं कर रहा हूँ। शायद आप पार्टिसिपेंट अभिला शुक्ला निजी तौर पर जा रहे हैं। और दूसरी बात मैं प्रणब उपाध्याय से कहूंगी, एक परिभाषा मैंने अंग्रेजी में पढ़ी थी जिसका हिंदी में अनुवाद बूट लिकिंग, चाटुकारिता होता है। अब वो लिखने वाले की जिम्मेदारी है, लेकिन अगर आपको किसी भी तरह बुरा लगा तो मैं इसके लिए निजी तौर पर आपसे माफी चाहती हूँ। मेरा कोई भी पॉलिटिकल मुद्दा नहीं होता, स्पेशली जब कोई डिबेट पे, लाइव डिबेट पे ये एडमिट करने को तैयार है कि वो किसी पार्टी से संबंध रखता है, तब तो उस पर निजी वार किए ही नहीं जा सकते। कार्तिक, जहां तक मैं देख पा रहा हूँ 70-30 का रेशियो दिख रहा है। एक मिनट और रुक सकते हैं हम लोग? ओके। चलिए इसी को फाइनल करते हैं। कार्तिकेय, क्योंकि अभी तक हम वोटिंग दिख रहा है। अब वोटिंग बंद करा दीजिए। कार्तिकेय कमेंट होल्ड कर दो। इसी को फाइनल करते हैं। 70-30 क्योंकि अभी तक हम वोटिंग तो दोस्तों, शिब्रा, प्रणव, अर्चित सबको बता देता हूं कि आपका जो रेशियो आया है, ग्रुप ए को मिले हैं 70% और ग्रुप बी को 30%। तो मतलब टोटल वोट्स के साथ ग्रुप बी का ड्रॉबैक यही था कि उनके लोगों ने ज्यादा बोला नहीं, या फिर आप कह सकते हैं उनका मौका कम मिला उनको, क्योंकि अक्सर यही होता है कि लोग कहते हैं उनको मौका कम मिला। इस डिबेट का मोटो यही था कि हम जीडीपी पे एक डिस्कशन कर सकें, क्योंकि हमारा चैनल है यूथ टर्मिनल, तो हम हमेशा यूथ को ही आगे लाते हैं। ठीक है दोस्तों, आपसे मिलेंगे अगले संडे ओनली ऑन यूथ टर्मिनल। थैंक यू गाइस।